राजन चार्ट अकाउंटेंट था। उज्जवल भविष्य था उसका। एक गरीब परिवार में पैदा हुआ था, लेकिन उसके पिता ने बड़े भले बड़ी संपत्ति ना छोड़ी हो, परंतु अपने बेटे और बेटी को शिक्षित करने की तरफ विशेष ध्यान दिया। एक ही कमरा था, उसमें ही एक किनारे पर रसोई थी। कमरे के बाहर आगे खाली पड़ी जगह में शौचालय और स्नानघर बना हुआ था। ये खाली प्लाट और इसमें बना एक कमरा राजन के पिता की पुश्तैनी संपत्ति थी। इस एक कमरे के अलावा और कुछ निर्माण करने लायक आय कभी राजन के पिता की नहीं हुई थी। लेकिन इतनी दूर स्थिति में भी राजन ने सीए की परीक्षाएं पास की, जो सभी के लिए प्रेरणादायक उदाहरण था। राजन ने अपनी किताबों के अलावा अन्य किसी बात पर कभी ध्यान ही नहीं दिया था, जिसका असर ये था कि राजन हद से ज़्यादा सज्जन था। लेकिन आज उस खाली प्लाट पर एक सुंदर घर था। इसके लिए राजन की अपनी कमाई तो नहीं, लेकिन राजन का सीए होना ज़रूर जिम्मेदार था। राजन के नौकरी लगने के बाद ही राजन के पिता सुरेश ने भी अपनी मुनीमगिरी की नौकरी छोड़ दी थी। वैसे भी एक लकड़ी की टाल पर मुनीमगिरी करके कोई खास तनख्वाह तो मिलती नहीं थी। राजन सुहाग सेज पर प्रतीक्षा कर रही सुमिधा के निकट आया। सुमिधा भी सीए थी। दोनों एक साथ एक ही कंपनी में जॉब करते थे। बढ़िया तनख्वाह थी दोनों की। उन दोनों का मिलन दोनों को एक स्वप्न के समान लग रहा था। हालांकि दोनों पहले से ही प्रेम संबंध में थे, तो दोनों के मध्य की दूरियां और मर्यादाएं तो पहले ही समाप्त हो चुकी थी। लेकिन फिर भी दोनों के लिए ये रात खास थी, क्योंकि आज दोनों ने एक दूसरे का वर्ण सामाजिक परंपराओं के अनुसार किया था। उनका कमरा भी उनके स्वप्नों के समान ही अत्यंत सुंदरता से सजा हुआ था। फूलों से पूरा कमरा और सुहाग से सजी थी। कमरे में मंदिर प्रकाश फैला था। दोनों एक दूसरे से बस आंखों से ही बात कर रहे थे, और आंखों से ही राजन ने सुमेधा के समक्ष अपना प्रणय निवेदन किया। आज फिर दोनों अब जब एक दूसरे को पा चुके थे, तो एक दूसरे में समा जाना चाहते थे। राजन जैसे ही सुमिधा के निकट गया, तो सुमिधा के शरीर की गंध ने राजन के नथुनों को उद्दीपित कर दिया। लेकिन जिस गंध से राजन को मदहोश हो जाना चाहिए था, उस गंध से राजन एकदम से घबरा सा गया। उसे यह गंध जानी पहचानी लगी। हाँ, कभी यह गंध उसके इस कक्ष और उसके जीवन का हिस्सा थी। जब भी रात्रि में या सुबह नहाने के बाद राशि उसके पास आती थी या कमरे में भी आती थी, तो यह गंध उसके दिमाग में भर जाती थी। राशि राजन की पहली पत्नी थी। राजन ने पहले कभी भी यह गंध सुमिधा के शरीर में महसूस नहीं की थी। राजन को सुमिधा की शारीरिक बनावट भी एकदम से राशि जैसे ही लगने लगी। उसे लग रहा था जैसे उसने सुमिधा को नहीं, बल्कि राशि को ही आलिंगन बंद किया हुआ है। राजन जड़वत सुमिधा के पीछे उसे आलिंगन बंद किए खड़ा रह गया, और उसके मुंह से अनायास ही निकल गया, राशि। राशि इस नाम को सुनते ही सुमिधा पर तुषाराप हो गया। सुमिधा, जो अब एक प्रेम और वासना से लाल हो रही थी, अब यह लाली उसके क्रोध के परिणाम में बदल गई। वो झटके से राजन की तरफ घूमते हुए पीछे हटी और गुस्से में लेकिन फुसफुसाते हुए बोली, आर यू गॉन मैड? आप भी उस अनपढ़ जाहिल का नाम याद आ रहा है तुम्हें? राजन के चेहरे पर पसीना था। इस सितंबर की रात में भी वो सक पकाते हुए बोलता हुआ सुमिधा की तरफ बढ़ा, सो सॉरी सुमिधा, बट मुझे तुम्हारे शरीर से यह बदबू, खुशबू, पहले कभी ऐसी खुशबू नहीं आई तुम्हारे शरीर से। सुमिधा का मूड कुछ ज़्यादा ही खराब हो गया था। वो एकदम तिलमिलाते हुए बोली, अपनी बकवास बंद करो तुम्हें मुझसे उस गवार की खुशबू आ रही है, या फिर मुझे तुम्हें आज भी वो ही याद आती है? सुमिधा क्रोध के साथ प्रश्नवाचक दृष्टि से उसकी तरफ देख रही थी। राजन ने स्थिति को संभालते हुए कहा, डोंट टेक इट अदरवाइज प्लीज़ माय डियर सुम्मू, कौन सा परफ्यूम लगाया है आज तुमने? सुमिधा ने झल्लाते हुए कहा, जैसन बू, तुम्हारी उस गवार राशि ने कभी उसका नाम भी नहीं सुना होगा। मुझे तो डाउट है कि उसे बॉडी को परफ्यूम करना आता भी होगा। आज तुम्हारी सुहाग रात है और तुम उस मरी हुई औरत के ख्यालों में खोए हो। सुमिधा के लिए यह बेहद ही निराशाजनक था कि उसकी सुहाग रात को ही उसका पति अपनी पहली पत्नी के नाम से उसे पुकारे।
राजन ने भी इस परफ्यूम का नाम पहली बार ही सुना था, लेकिन वो अब यही सोच रहा था कि ये खुशबू उसने राशि के शरीर में एक बार नहीं बल्कि बार बार महसूस की। और फिर उसका वो एहसास कि उसकी बाहों में सुमिधा नहीं बल्कि राशि है। उसे ही लग रहा था कि वो गलत नहीं हो सकता। राशि और सुमिधा की देह यष्टि में बहुत अंतर था। सुमिधा पतली दुबली थी जबकि राशि का शरीर स्वस्थ था। उसका मस्तिष्क चकरा रहा था। राशि की मौत को 1 वर्ष बीत गया और सुमिधा के साथ राजन के संबंध 2.5 वर्ष से थे। लगभग 2 वर्ष से तो वे दोनों हर मर्यादा को लांघ चुके थे, लेकिन उसे पहले कभी ये महसूस नहीं हुआ। सुमिधा सो चुकी थी या सोने का बहाना कर रही थी। राजन की मन स्थिति अब बदल चुकी थी। कुछ देर पहले तक तो वो सुमिधा के अंत में उतर जाने को तैयार था, परंतु अब नहीं। वो भी बेड के एक कोने में लेट गया। राजन 4 वर्ष पहले की यादों में खो गया। राजन के सीए का एग्ज़ाम क्वालिफाई करते ही उसकी नौकरी घर के निकट ही एक बड़े कारखाने में लग गई थी। वो अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा खुश था। वो शाम को ऑफिस से घर अपनी नई मोटरसाइकिल पर वापस आया था। घर जिसने बस एक कमरा था, वो भी बहुत पुराना निर्माण था। घर के बाहर ही एक बुलेरो गाड़ी खड़ी थी जो किसी पड़ोसी की तो नहीं थी। राजन अपनी बाइक आंगन में खड़ी करके कमरे में प्रविष्ट हुआ तो देखा 2 लोग उसके पिता की आयु के बेटे हैं। राजन को देखते ही उसके पिता सुरेश बोल पड़े, लो आ गया। राजन ने सभी को नमस्कार किया। उन दोनों ने राजन से उसी नौकरी के संबंध में कुछ बातें की। राजन को ये अभी भी नहीं पता था कि ये कौन है। फिर वो दोनों लोग उठकर चलते हुए राजन के पिता सुरेश से बोले, तो देखिए जी, विचार करके हम तो उम्मीद लेकर ही आए हैं। फिर सुरेश उन दोनों को बाहर तक विदा करने गया। राजन ने अपनी माँ मंजू से पूछा, कौन थे मम्मी ये? मंजू ने गौरवान्वित भाव के साथ कहा, जहाँ गुड़ होगा वहाँ मक्खी तो आएगी ही। राजन के कुछ समझ नहीं आया और हाथ के पंजे को चक्राकार घुमाकर पुनः अपनी उत्कंठा का प्रदर्शन किया। मंजू ने कहा, तुझे देखने वाले थे बावले। राजन ने सुनकर अपने कपड़े बदलने शुरू कर दिए। सुरेश भीतर आया तो मंजू ने प्रश्न किया, ये गाड़ी इनकी थी? सुरेश, हाँ इनकी ही होगी, बढ़िया पैसे वाले लोग हैं। मेन मार्केट में ही कहीं दुकानें हैं, खेती बाड़ी भी अच्छी है और अपना आड़न और ब्याज का भी तगड़ा काम है। लाखों महीने का तो किराया ही आता है। मंजू, कितने बच्चे हैं? सुरेश, इकलौती लड़की हैं, बस एक भाई है। 2 चाचाओं में से एक के 2 लड़के, दूसरे के इकाद का और एक लड़की है। अभी तो लड़की के दादा दादी भी जिंदा हैं। सब एक साथ ही रहते हैं, देखा है एक बार इनका घर। राकेश की रिश्तेदारी है इनसे, उसके साथ ही गया था। 1000 गज से भी ज़्यादा में बना हुआ है मकान। मंजू, क्या राकेश ने भी बताया था इन्हें राजन के बारे में? सुरेश ने सहमति में सर हिलाकर जवाब दिया। सुरेश एक तेज तर्राज व्यक्ति था। पूरे परिवार का एक कड़ा नियंत्रण था सुरेश था, जबकि राजन एक सीधा युवक था, पूरी तरह से पिता के नियंत्रण में रहने वाला। राजन की जिंदगी का छोटे से छोटा निर्णय भी सुरेश ही लेता था। मंजू ने निराशा के साथ कहा, लड़की को तो ब्याह दिया क्योंकि दूसरे के घर जाना था, परंतु बहू तो इस घर में ही आएगी। इस एक कोठे में कैसे कर ले इसका विवाह? सुरेश ने अपनी चिरपरिचित शैली में कहा, तू चुप रहे, मैं सब कर लूँगा। मंजू चुप हो गई। राजन को वैसे भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि क्या करना है ये सब निर्णय सुरेश को ही लेने थे और इस बात से आज तक राजन को कोई असुविधा भी नहीं हुई थी, बल्कि वो तो आदी था इस व्यवस्था का। वो अपने पिता के बिना एक छोटा सा निर्णय में भी लेने में भी सक्षम नहीं था। उसे सब किताबी कीड़ा कहते थे। अपने अतीत की यादों में खोए पता नहीं कब राजन को नींद आ गई और सुमिधा भी सो चुकी थी। सुबह राजन की आंख एक हल्की सी गुनगुनाहट से खुली, जब उसके कानों में मधुर स्वर लहरी गूंजी, संजना है मुझे सजना के लिए, हा 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 हा। राजन के सामने राशि साक्षात खड़ी हुई थी, अपने उस चिरपरिचित अंदाज में, गीले खुले बालों में की नोक तक आ
गई पानी की बूंदें मोतियों की तरह लग रही थी। ये गाना राशि अक्सर गुनगुनाया करती थी। राजन एकदम से हड़बड़ाकर खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर पसीना था और घबराहट में उसकी आंखें फड़फड़ाकर गोल हो गई। सुमिधा ने उसका कंधा जोर से झटकते हुए कहा, क्या हुआ राजन? राजन, तुम ठीक तो हो? सुमिधा ने अपने नर्म हाथों से उसका चेहरा ले लिया और अपनी छाती से लगाने की कोशिश की, लेकिन राजन ने झटक कर उसे अपने से अलग कर दिया और सीधा प्रश्न किया, कौन सा गाना गा रही हो तुम? सुमिधा के कुछ समझ नहीं आया और वो राजन के निकट जाती हुई बोली, ये हो क्या रहा है तुम्हें? राजन ने अब थोड़ा गुस्से में पूछा, यार सब बस ये बताओ, तुम कोई गाना गुनगुना रही थी क्या? सुमिधा ने घबराते हुए कहा, हाँ यार, अब इसमें क्या प्रॉब्लम है? राजन, कौन सा गाना गा रही थी? सुमिधा ने थोड़ा सा अपने दिमाग पर जोर डालते हुए कहा, सजना है मुझे, सजना के लिए। फिर राशि ने राजन से पूछा, क्या हुआ? तुम कुछ नॉर्मल नहीं लग रहे। राजन बिना कुछ जवाब दिए कमरे से बाहर चला गया। सुबह से दोपहर होते होते राजन कुछ सामान्य तो हो चला था, लेकिन वो सुमिधा के निकट ज़्यादा नहीं आया था। वैसे भी आने जाने वालों का तांता लगा था। शाम को ही सुमिधा के परिवार वाले उसे लेने आ गए। एक दिन सुमिधा अपने घर रहने वाली थी, फिर वापस आकर दोनों सिंगापुर जाने वाले थे हनीमून के लिए। राजन अकेला अपने कमरे में था। वो सुबह और रात की घटनाओं के बारे में ही सोच रहा था। सुमिधा को राजन ने पहले ही गुनगुनाते हुए सुना था। राजन और सुमिधा की आवाज़ में बड़ा फर्क था और शैली में भी। जहाँ सुमिधा एक बड़े शहर से थी और उच्च शिक्षित थी, तो उसकी भाषा शैली भी बहुत नियंत्रित थी। राशि की भाषा शैली देशज थी, क्योंकि उसका जीवन एक छोटे से कस्बे में बीता था और वो पढ़ी लिखी भी बस इंटर तक ही थी। राशि एक सामान्य से ज़्यादा स्वस्थ देह यष्टि, गौरवपूर्ण और एक मोहक चेहरे की स्वाभिमानी थी। देहाती परिवेश में पली होने के कारण उसके स्वभाव में हिचकिचाहट थी। वो ज़्यादा खुलकर वार्तालाप नहीं कर पाती थी और जहाँ तक फैशन और कपड़े पहनने की समझ हो तो परंपरा और सीमित ही थी, जिस कारण वो 16 श्रृंगार तो कर सकती थी, परंतु स्वयं को एक आधुनिक नारी के रूप में ढाल पाने की समझ उसमें नहीं थी। दोनों की आवाज़ भी एकदम भिन्न थी, लेकिन फिर भी सुबह जो आवाज़ राजन ने सुनी थी वो एकदम राशि की ही आवाज़ थी। राशि की मौत के बाद 1 वर्ष तक राजन को कभी ये एहसास नहीं हुआ कि राशि कभी उसकी ज़िंदगी में थी भी, बल्कि शादी के बाद जैसे ही उसके जीवन में सुमिधा आई, तभी से राजन के लिए राशि महत्वहीन हो गई थी। राशि के जीवित रहते में भी कभी राजन को उसकी उपस्थिति अपनी ज़िंदगी में महसूस नहीं होती थी। शादी के 1 वर्ष बाद से ही राशि राजन के परिवार के लिए एक बोझ बन गई थी। राजन पुनः अपने अतीत की यादों में खो गया। जब उसके रिश्ते की बात राशि से चल रही थी, राशि के पिता ने सुरेश को भरोसा दिया कि राशि उनकी अकेली लड़की है और वो उसके लिए राजन जैसा ही सज्जन लड़का तलाश रहे थे। सुरेश भी उत्साही था कि उसके सीए पुत्र के कारण एक अमीर परिवार में उसकी रिश्तेदारी हो रही है। सुरेश के सामने बस एक ही समस्या थी, उसका एक कमरे का घर। वैसे उस प्लाट का आकार तो पर्याप्त था, लेकिन उसमें निर्माण को काफ़ी पैसा चाहिए था। राशि के पिता ने सुरेश को विश्वास में लेते हुए कहा, सुरेश जी, मेरी एक लड़की है, बहुत सोच रखा है उसके लिए। मुझसे आप दावत से अलग 50 लाख नकद ले लो और उसका क्या करना है आप खुद ले लेना, लेकिन शादी जल्दी ही करनी पड़ेगी। मेरे बेटे का रिश्ता पक्का हो चुका है, उन्हें बस इसीलिए रोक रखा है कि पहले बेटी की शादी करूंगा। सुरेश के दिमाग में सारे समीकरण घूम गए थे। उसने कृतज्ञता प्रकट करते हुए राशि के पिता से कहा, ये तो जी आपकी अमानत है, मेरे पास तो जो भी बस मेरी औलाद है संपत्ति के नाम पर। आप कहाँ और हम कहाँ, समस्या ये ही है कि इस एक कमरे में कैसे बहू को ब्याह कर लाऊं। राशि के पिता ने अब थोड़ा खोलकर सारा समीकरण समझाया। देखो जी, राशि का 50 लाख राजन का ही है, 2-3 महीने में मकान खड़ा हो जाता है, प्लाट आपका ही है, बढ़िया। शादी के बाद जब तक गोना होगा तब तक तो जी का मकान खड़ा हो ही जाएगा। हालांकि ये समीकरण सुरेश के दिमाग में थी, लेकिन वो अपने मुंह से बोलने से बच रहा था। सुरेश के पास कुल संपत्ति के नाम पर बस ये एक प्लाट ही था। उसकी कीमत से ज़्यादा से 25 लाख होगी। बाकी इससे अलग कुल जमा तो 2 लाख भी सुरेश के पास नहीं थे, जो थे वो भी राजन की तनख्वाह ही थी। बिटिया की शादी का 3 लाख का कर्ज भी सुरेश पर था।
सुरेश के भीतर की मजबूती और लालच को राशि के पिता ने अपने प्रस्ताव से संबंध बना ही लिया। राजन और राशि का विवाह हो गया। सुरेश की उम्मीदों से ज़्यादा भी बढ़िया शादी हुई, लेकिन जिन 50 का वादा था उसमें से थोड़ी कमी रह गई। राशि के पिता ने 25 लाख नकद दिए थे और 25 लाख की एक फिक्स करवा दी थी। सुरेश ने जब ये प्रश्न किया तो राशि के पिता ने समझा दिया, 25 लाख में तो जी मकान ही बन जाएगा और जो सामान ऐसी टीवी वो भी आ जाएगा। बाकी वो 25 लाख पहले से ही फिक्स थे, जो बीच में तुड़वा के आपका ही नुकसान होगा। आप मकान का काम छेड़ो जी, क्यों अपनी फिक्स तोड़ो। जो कुछ कमी बेसी रह जाएगी तो हम है ना जी। जब राजन थारा है ना, मारा भी बेटा ही है। सुरेश को भी ये बात सही लगी। वैसे भी राशि के पिता ने वो 25 लाख की फिक्स सुरेश को सौंप दी थी। शादी के बाद राजन की सुहाग रात नहीं बन सकी थी क्योंकि एक ही कमरा था। राजन, जिसने कभी ब्लू फिल्म भी ढंग से नहीं देखी थी, उसके लिए यह बड़ी सजा के समान था। राशि अपने घर गई और पूरे 3 महीने बाद गोना होकर वापस आई, जब तक मकान बन चुका था। विवाह के 3 महीने बाद राजन और राशि का मिलना हुआ। अपने अतीत की यादों में खोए हुए ही राजन को नींद आ गई। सुमिधा अपने घर से वापस आ गई। आज रात सुमिधा अपनी सुहाग रात को एक बार और विशेष बना देना चाहती थी। वैसे तो इन दोनों के मध्य शादी से पहले भी कुछ ऐसा बचा नहीं था जो विशेष होता। राजन को सुमिधा ने अपने कमरे में से बाहर भेजा और 30 मिनट बाद आने को कहा। 30 मिनट बाद जब राजन कमरे में आए तो सुमिधा को देखता ही रह गया। सुमिधा ने एक बेहद ही उत्तेजक लाल रंग की लग्जरी पहनी थी। उस पारदर्शी लॉन्जरी में सुमिधा ने के पतले शरीर के पुष्ट आभार और भी ज्यादा उभर कर दिखाई दे रहे थे। राजन वैसे भी सुमिधा का दीवाना था, तो उसके इस रूप में राजन को सम्मोहित कर लिया। राजन के भीतर एक बेसब्री जाग गई और उसने झटके से अपने सारे कपड़े उतारकर सुमिधा को बाहों में भर लिया। दोनों एक दूसरे में समा जाने को आतुर थे। दोनों ने एक दूसरे का शरीर को अपने मुंह के दब्बे से सरोबार कर दिया। राजन उत्तेजना के वशीभूत एकदम पागल सा हो गया था। इन सब में राजन का बाजू सुमिधा की गर्दन पर आ गया और उसका दबाव इतना हो गया कि सुमिधा का दम घुटने लगा। राजन सुमिधा के कानों को चूम रहा था और अपनी प्रणय यात्रा को तीव्रता से आगे बढ़ा रहा था। सुमिधा ने अपनी घुटी हुई आवाज में कहा, मार गई, दम लोगे क्या? मेरा गला दबा दिया तुमने तो। ये शब्द राजन के कानों में बिजली की तरह कौंध गए। वही आवाज़ और वही शब्द और वही भाषा शैली। उसने झटके से ऊपर उड़ते हुए देखा तो कमरे में नाइट बल्ब की हल्की रोशनी में उसे आगोश में राशि ही दिखाई दी। वो झटके से पीछे हट गया। उसके मुंह में एक भयाक्रांत आवाज़ निकली, राशि। आज फिर सुमिधा के सपनों पर प्रहार हो गया। सुमिधा जल उठी थी। वो लगभग चीखते हुए बोली, तुम पागल हो चुके हो, अपना इलाज करवाओ, समझे? राजन एकदम से यथार्थ में आ गया था। उसने सुमिधा के आगे हाथ जोड़ने की मुद्रा में कहा, प्लीज चिल्लाओ मत सुमो, पापा मम्मी जाग जाएंगे। सुमिधा एकदम से शांत हो गई और गुस्से में बोली, तुम क्या बक रहे हो? वो भी तो देखो। सुमिधा आज कुछ ज़्यादा ही अभद्रता पर उतर गई थी। राजन ने सुमिधा से कहा, तुमने क्या बोला था? और कुछ ऐसा, मार कई दम लोगे का? सुमिधा ने अपने माथे पर हाथ रखते हुए कहा, अब यार जब तुम मेरा गला दबाओगे तो मैं कुछ तो कहूँगी ना, या फिर मर जाऊं। यू आर सच मैड अप। राजन ने गुस्से में कहा, मेरा हाथ तुम्हारे गले पर नहीं था और इतने देसी अंदाज में तुम बात नहीं करती। सुमिधा, तो मैं झूठ बोल रही हूँ क्या? मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ़ नहीं, समझे? अगर तुमसे कुछ नहीं होता है या फिर आज भी तुम्हें उस गवार की ही याद आती है तो मुझसे शादी क्यों की? और किसी देसी अंदाज में नहीं बात की, मैंने बस ये कहा गला घुट रहा है, मार डालोगी क्या? राजन को अब अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने सुमिधा से याचना करते हुए उसे बाहों में भरने का प्रयास किया और कहा, सॉरी बेबी, फॉरगेट इट। बट यार तुम तो कभी इस अंदाज में बात भी नहीं करती थी, एकदम देसी। सुमिधा ने झटके से उसे अलग किया और बोली, भाड़ में जाओ यार तुम। सुमिधा की आंखें सजल हो गई थी। वो बिस्तर पर जाकर लेट गई। राजन ने एक बार फिर उसके कंधे को छूने का प्रयास किया तो उसने एक झटके से अलग कर दिया। राजन भी एक तरफ को लेट गया। लेटते ही राजन पुनः अपने द्वंद में खो गया। राजन को यही लग रहा था कि उसका हाथ सुमिधा के गले पर नहीं था और सुमिधा की भाषा शैली बहुत ही सभ्य है, लेकिन वो अंदाज तो एकदम देहाती था, बिल्कुल राशि की तरह। राजन पूर्ण निश्चित था ही
वो आवाज़ और वो शब्द सुमिधा के तो नहीं थे, राशि के ही थे। राजन एक बार फिर अतीत की यादों में खो गया। राशि के बाद शादी के बाद राशि अपने मायके चली गई। दोनों का मिलन अधूरा ही रहा था, क्योंकि एक कमरे में जब परिवार के अन्य सदस्य और मेहमान भी तो हो तो संभव ही नहीं था। लगभग 3 महीने में मकान बना और तब तक राशि अपने मायके में ही रही। इस दौरान राजन और राशि फोन के माध्यम से संपर्क में रहे। राशि को देशज भाषा और शैली राजन को बहुत अच्छी लगती थी। हालांकि राशि काफ़ी संभल कर बात करती थी, लेकिन जैसे ही बातों का दौर लंबा खिंचता तो राशि अपने नैसर्गिक शैली में पहुंच जाती थी। तुम या आपकी जगह तम बोलकर राजन को संबोधित कर देती थी। राजन को यह बहुत अच्छा लगता था। ऐसे ही और भी कहीं अब प्रबंध थे जो राजन को राशि की शैली में भाते थे और वो बातों से उलझाकर प्रयास करता है कि राशि उन शब्दों को बोले। दोनों के मध्य बहुत समय अच्छा बीत रहा था और दोनों फ़ोन पर बात करते थे जो अधूरे रह गए। मिलन की पीड़ा उनके प्रेम को और भी गहरा कर देती थी, लेकिन फिर भी इस संबंध में वासना की प्रधानता नहीं थी। राजन अपनी यादों से वर्तमान में वापस आया तो सहसा ही उसके मस्तिष्क में एक प्रश्न आया कि क्या सुमिधा उन परिस्थितियों में उसे अपनाती जब उसके पास रहने को घर भी नहीं था। फिर उसने स्वयं को ही उत्तर दिया, नहीं नहीं, कभी नहीं। वो ना चाहते हुए भी पुनः अतीत में खोने लगा। राशि ससुराल वापस आ गई थी और आज कोई कारण नहीं था जो इन दो आत्माओं के मिलन को रोक सके। दोनों के मिलन की बेला वो खूबसूरत रात आ ही गई जैसा सामान्यतः होता है। ऐसी इनकी सुहाग रात थी ही नहीं, क्योंकि शादी के 3 महीने बाद ना तो कोई हंसी ठिठोली करने वाला था और ना ही कोई ऐसा जो उनकी सुहाग सेज को फूलों से महकाता या सजाता। जब सुहाग रात थी तब ये संभव ही नहीं हो पाया था और 3 महीने बाद आज कोई औचित्य नहीं था इन सब का। परंतु एक सुहाग रात को सुंदर और अविस्मरणीय बनाने हेतु फूलों से सजी सुहाग सेज नहीं बल्कि दो प्रेम करने वाले हृदय चाहिए होते हैं और इन दोनों का प्रेम एक दूसरे के प्रति अविरल और निश्चित था। दोनों ने ही आज से पहले अपने परिवार के सदस्यों के अतिरिक्त किसी विपरीत लिंग के साथ कोई आत्मीय संपर्क नहीं रखा था। राजन कभी अपनी किताबों से बाहर नहीं आ पाया था तो राशि ने कभी अपने परिवार के कड़े अनुशासन में पारिवारिक मर्यादाओं को नहीं लांघा था। दोनों एक दूसरे से मिलन को तड़पते थे। 3 महीने तक प्रेम क्या है यह दोनों को अपने विवाह के बाद मिली इस विरह वेदना ने बताया था। लगातार हुई फोन के माध्यम से बातचीत ने दोनों मध्य व्यापक झिझक तो दूर कर ही दिया और दोनों ने एक दूसरे को अपने ऊपर पूर्ण अधिकार प्रदान कर दिया। प्रारंभ में इन दोनों के मध्य इतनी ज़्यादा झिझक थी कि इनकी रिंग सेरेमनी में जब दोनों ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाई तो सभी ने इन दोनों के चेहरे की घबराहट और चेहरों पर आए पसीने को देखा था। खूब मजाक उड़ाया था सभी ने इनका। राजन को आज भी मिलन की वो पहली रात याद थी। दोनों ने अपने जीवन का पहला चुंबन लिया था। एक दूसरे के शरीर के स्पर्श ने दोनों को उत्तेजना के चरम पर पहुंचा दिया। कब शुरुआत हुई और कब दोनों संसर्ग पथ पर आगे बढ़ लिए ये दोनों को ही ध्यान नहीं था। दोनों ने एक दूसरे को अपना सब कुछ समर्पित कर दिया था। इन उत्तेजनाओं और प्रेम के रोमांच से भरपूर क्षणों में राजन का बाजू राशि की गर्दन पर चला गया और अपनी उत्तेजना में राजन को ध्यान ही नहीं रहा और उसने राशि का गला जोर से दबा दिया। तभी राशि की आवाज़ आई, मर गई, दम लोगे क्या? मेरा गला दब गया दिया तुमने तो। प्यार और उत्तेजना से भरपूर इन क्षणों में राशि की इस बात को और इस अंदाज पर राजन की हंसी छूट गई और दोनों ही कुछ क्षणों तक हंसते रहे। यह घटना राजन और राशि की यादों से चिपक गई थी क्योंकि इनके प्रथम मिलन से जुड़ी थी यह घटना। सुबह राजन अपने ऑफिस चला गया लेकिन दोपहर तक ही वापस आ गया। सुमिधा ने छुट्टी ले रखी थी। उनके कमरे में रात हुई बहस के समय सुमिधा तेज आवाज में बोल रही थी तो सुरेश और मंजू तक भी आवाज पहुंच गई थी। दोपहर के समय सुमिधा अपने कमरे में अकेली थी और राजन बाहर जाकर बैठ गया था। तभी कमरे के दरवाजे को किसी ने खटखटाया। सुमिधा ने देखा सुरेश था। राशि बेड से उठकर खड़ी हो गई और सुरेश भीतर आ गया। सुरेश ने प्यार से पूछा, और बेटी जी ठीक तो हो? कोई समस्या तो नहीं? सुमिधा ने एक औपचारिक मुस्कान के साथ कहा।
बढ़िया पापा जी। फिर सुरेश ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, बेटा जी मुझे नहीं पता, देखो रात क्या हुआ और क्यों हुआ, लेकिन तुम्हारे गुस्से की चिल्लाने की आवाज़ बाहर तक आ रही थी। कोई दिक्कत हो तो बताओ। राजन ने कोई गलती की हो तो बताओ। राशि ने कहा, कुछ नहीं पापा जी, वो बस ऐसे ही बहस हो गई थी। सुरेश ने एक सत्यान्वेषण मुस्कान लाते हुए कहा, फिर तुम दोनों आपस में बात क्यों नहीं कर रहे हो? राशि को अब कुछ समझ नहीं रहा था क्या कहे। उसने बताते हुए जवाब दिया, वो पापा ऐसा कुछ नहीं है, नथिंग इज सीरियस, सब ठीक है, आप परेशान मत होइए, यह हम दोनों के बीच का इश्यू है, हम दोनों रिजॉल्व कर लेंगे। अब सुरेश ने अधिकार के साथ कहा, देखो बेटा, मैं इस घर का मुखिया हूँ, अब कुछ भी होगा तो उसे ठीक करना और देखना मेरा काम है। राशि को अब सुरेश की बातें अच्छी नहीं लग रही थी। उसे यह सुरेश का अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में अनाधिकृत अतिक्रमण लग रहा था। वैसे भी उसकी मन स्थिति बहुत खराब थी, क्योंकि शादी के बाद 3 रातें बीत चुकी थी, जिनमें से 2 रातें उसने राजन के साथ बिताई थी और दोनों ही रातों में उसको एक बहुत ही खराब अनुभव से गुजरना पड़ा था। विवाह के बाद तो जो एक पति पत्नी के मध्य होता है वैसा कुछ नहीं हुआ था। सुमिता ने जब थोड़ा सख्ती के साथ कहा, पापा आप मुखिया हो तो इससे मुझे कोई समस्या नहीं, घर के निर्णय आप लेते हो और लेते रहो, आई डोंट माइंड, बट मेरे और राजन के बीच के मामले और हम ही सुलझाएंगे। उस बारे में आपको मैं क्या बताऊं, यह हम दोनों पति पत्नी की पर्सनल लाइफ है, इसमें तो आपको या मेरे मम्मी पापा को इंटरफेयर करने का कोई हक नहीं है और ना ही ये सही है। सुमिता ने यह बात बेहद ही कड़क आवाज़ में कही थी। सुरेश की आगे कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई। सुरेश बाहर आकर बैठ गया। उसकी हिम्मत ही नहीं हुई किसी और को ये इस विषय में बताने की। वो पुरानी यादों में खो गया। उसे याद आया कि राशि और राजन की शादी को 6 महीने बीत चुके थे। इस दौरान एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि राशि और राजन दोनों अकेले कहीं घूमने गए हो। रिश्तेदारियों में कुछ बहु कार्यक्रमों में भी राशि और राजन नहीं, यदि गए भी तो सुरेश और मंजू साथ होते थे। राशन से जुड़े मामलों पर भी राजन अकेले निर्णय नहीं लेता था, बल्कि वो पहले सुरेश से पूछता था। यहाँ तक कि राशि की बहुत सी छोटी छोटी खरीदारी के लिए भी राजन बोल देता था कि मम्मी से बोल दो, वो ला देंगी। राशि अपना व्यक्तिगत ज़रूरी सामान मायके से ही लाती थी। एक दिन राशि को एक पड़ोस की महिला ने एक टिक्की वाले के संबंध में बताया, तो राशि का भी मन हुआ कि राजन के साथ जाकर खाए। राशि ने राजन को फ़ोन करके अपनी इच्छा बताई और उसे थोड़ा जल्दी आने को कहा। राजन शाम को ऑफिस से आ गया तो राशि तैयार थी, लेकिन राजन ने तबीयत खराब होने का बहाना भर लिया। राशि का मूड खराब हो गया और दोनों के मध्य गर्मा गर्मी होने लगी। राजन उसे बाहर ले जाने से बच रहा था। तभी सुरेश भी कमरे में आ गया और मामले की जानकारी होने पर राशि को बाहर का ना खाने पर खूब लंबा प्रवचन सुनाया और चलते हुए कहा, बेटा राशि, कुछ भी चाहिए मुझे बोल दो, मैं ला कर दूंगा। मैं इस घर का मुखिया हूँ और जैसे मेरे लिए राजन है ऐसे ही तू। सुरेश अतीत से वापस आया तो उसे याद आया कि उसने इतना कहने पर भी उस दिन राशि कुछ नहीं बोली थी, लेकिन आज सुमिता के कड़े शब्द उसके दम के भीतर तक भेद गए थे। उस रात सुमिता और राजन में कोई वार्तालाप नहीं हुआ। राजन सुमिता के निकट जाने से डर रहा था। पिछले दिनों घटी घटनाओं से उसे बहुत डरा दिया था, जबकि सुमिता को लगता था कि राजन के दिलो दिमाग पर राशि ही छाई हुई है। सुमिता बस ये सोच सोचकर परेशान थी कि जिस राशि से छुटकारा पाने को और उसने शादी करने के लिए पता नहीं राजन ने क्या क्या किया था, आज बार बार उसे उस राशि की ही याद क्यों आ जाती है। अगले दिन सुबह ही सुमिता भी तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए चल दी। राजन ने आश्चर्य से पूछा, तुमने तो छुट्टी ली थी? सुमिता ने बेपरवाही से जवाब दिया, अरे अब पेंडिंग वर्क बाद में भी तो सही मुझे ही करना पड़ेगा ना, यहाँ भी कौन सा काम है और ऑफिस ही चलती हूँ। राजन ने समझाने के अंदाज में कहा, यार अब लीव सेक्शन है तो क्यों जा रही हो, यहाँ अभी तुम मिलने के लिए मेहमान भी आ ही जाते हैं, इतनी जल्दी ऑफिस जाना शुरू कर दोगी तो यार उसका अच्छा एक्सप्रेशन नहीं रह जाएगा। सुमिता पहले ही क्रोध के आवेग में दबाए हुए थी, लेकिन राजन की बात उसे ऐसी लगी जैसे ही ये तो उसकी अस्वस्थता का खुला अतिक्रमण है। सुमिता ने धीमी आवाज लेकिन कड़े लहजे में कहा, राजन, आई एम नॉट राशि, आई एम नॉट अबली फूड एंड इलिटेड
रूरल वुमन, आई एम ए प्रोजेक्शन एंड आई हैव माई चॉइस एंड माई यू नो, सो डोंट इंडिस। राजन को राशि का ये रवैया बिल्कुल बेचैन नहीं लगा, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई प्रत्युत्तर देने की। अपने ऑफिस में सुमिधा ने काम को कुछ भी नहीं किया, उसे राजन के ये किए आने वाले व्यवहार को लेकर ही आत्मग्लानि हुई। सुमिधा ऑफिस के बीच से समय निकालकर सीधे बाजार गई और राजन के लिए कुछ खरीदा। शाम को दोनों एक साथ अपने ऑफिस से वापस आए। सुमिधा का मूड अब सही था। रात्रि में जब राजन कमरे में आए तो सुमिधा ने उल्लास के साथ एक गिफ्ट रैप राजन के हाथ में रख दिया। राजन सुमिधा के चेहरे पर मुस्कान देखकर एकदम ताज़ा हो गया था। राजन ने प्रश्नवाचक दृष्टि से देखते हुए गर्दन को बल खाते हुए बिना शब्दों में सुमिधा से इस गिफ्ट के संबंध में पूछा तो सुमिधा ने चहक कर उत्तर दिया, तुम्हारा गिफ्ट है, खोलकर देख लो। फिर उसने मादक अंदाज में अपनी छाती के उभारों को राजन के सामने प्रदर्शित करते हुए कहा, और भी अपने इस गिफ्ट को भी खोल लेना। राजन ने तेजी से गिफ्ट को खोलना शुरू किया। रैपिंग खोलते ही उसके सामने मुक्ति सल्ट का एक गत्ते का डब्बा था। राजन ने डब्बा खोला तो उसके हल्के नीले रंग और गहरे नीले रंग से कढ़ाई की हुई एक सुंदर कमीज थी। राजन जिसके चेहरे पर एक उत्सुकता और उल्लास भरी मुस्कान तैर रही थी, अब उसके भाव बदल गए थे। उसकी आंखें फट गई थी और उसके चेहरे पर पसीना तैर गया था, और भय से चीखते हुए राजन ने उस डिब्बे को ऐसे दूर फेंका जैसे उसके हाथ में कोई बम हो। सुमिधा भी घबरा गई। उसने राजन को पकड़ते हुए कहा, क्या हुआ राजन? राजन ने डरते हुए कहा, ये कहाँ से लाई हो तुम कमीज? सुमिधा ने राजन के माथे पर हाथ रखते हुए कहा, यार ऑफिस के बीच से ही मुफ्ती कलेक्शन पर गई थी, वहीं से लाई आपके लिए। सुमिधा ने उस पैकेट को उठाकर उसकी जांच की तो बोली, कुछ भी तो नहीं है, हो क्या गया है तुम्हें? फिर सुमिधा ने उस पैकेट राजन की तरफ बढ़ाया, लेकिन राजा घबराकर पीछे हट गया। राजन तुम कमरे से बाहर भाग गया और मकान की छत पर जाकर बैठ गया। सुमिधा परेशान हालत में कमरे में ही खड़ी रही। राजन को छत पर ही अकेले डर लग रहा था। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। उसने इतनी धीमी आवाज़ में कि वो अन्य किसी को ना सुन सके, राशि 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 चारों तरफ देख रहा था। उसने कहा, राशि तुम यही हो ना? सामने आओ, अब क्या मरकर भी मेरा पीछा नहीं छोड़ोगी? राजन दीवार से सटकर अपने घुटनों को सिकोड़कर उनसे अपना सर घुमाकर बैठ गया। बैठे बैठे राजन फिर से अतीत में खो गया। राशि और राजन के मिलन की रात के अगली सुबह ही जब राजन ऑफिस जाने को तैयार हो रहा था तो राशि ने एक गिफ्ट राजन की तरफ बढ़ाया। राजन ने गिफ्ट लेते हुए पूछा, क्या है ये? राशि ने शर्माते हुए कहा, वो आपके लिए बुरसेट खरीदी थी, आज इसे ही पहनकर जाओ ना ऑफिस। राजन ने खुश होते हुए इस पैक को खोला तो हल्के नीले रंग की एक कमीज जिस पर गहरे नीले रंग की सुंदर कढ़ाई थी। आज सुमेधा जो कमीज लाई थी वो हूबहू उस कमीज जैसी थी। राजन झटके से वर्तमान में आया। राजन का दिमाग चकराया हुआ था। जब भी वो सुमिधा के निकट जाने का प्रयास करता तो राशि कहीं ना कहीं बीच खड़ी महसूस हो रही थी। ये घटनाएं बता रही थी कि राशि यहीं कहीं है, बिल्कुल उसके पास, हर समय हर क्षण। राजन भागकर नीचे आया। राजन जिस कमरे में आया था ये छोटा सा कमरा था जो स्टोर की तरह उपयोग हो रहा था। राजन ने उसमें से एक छोटा सा लोहे का संदूक निकाला और उसे ऊपर लेकर गया। छत पर जाकर उसने उस संदूक को खोलकर उसमें से कुछ सामान निकालना शुरू किया। ये वो सामान था जो राशि ने कभी उसे उपहार स्वरूप दिया था। उसने ही उसमें उस कमीज को निकालकर देखा तो वाकई हूबहू वैसे ही थी। राजन की घबराहट अब और ज़्यादा बढ़ गई थी। राजन ने अपना सर पकड़कर खुद से ही कहा, क्यों रखी थी ये मनहूस चीज़ें संभाल कर मैंने, क्यों? उसे कुछ सूझ और वो भागकर नीचे गया। राजन नीचे से माचिस लेकर आया और उसने उस कमीज को आग के हवाले कर दिया और एक एक करके उस संदूक के सारे सामान को उस आग के हवाले करता चला गया। उस संदूक में सभी उपहार, कपड़े या फिर कागज़ के कार्ड थे। इन्होंने आग तेजी से पकड़ ली, लेकिन आग की ज्वाला कुछ ज़्यादा ही तेज हो गई, बहुत ही ज़्यादा बुलंद। ये देखकर राजन पीछे हट गया। तभी राजन को उस भड़कती हुई आग में से राशि दिखाई दी। राजन पगलापन में बोला, जाओ जाओ यहाँ से, कोई नहीं है यहाँ तुम्हारा। लेकिन राशि उस आग की ज्वाला से बाहर आकर राजन के सामने खड़ी हो गई। राजन की आंखें पथरा गई थी।
राशि का चेहरा शांत था। राशि ने राजन से कहा, इस आग के फेरे लेकर ही तो तुमसे गठबंधन हुआ था, याद है ना? 7 जन्मों का गठबंधन जोड़ा था हमने। इस आग के सामने ही मेरे हाथ पर हाथ रखकर आपने भी तो वचन उठाया था कि 7 जन्मों तक साथ रहेंगे। वो गठबंधन हमारे शरीर का ही नहीं था, हमारी आत्माओं का भी था। ये चीज़ें जल जाएगी, मेरा शरीर भी जल जाएगा, लेकिन क्या इस आत्मा को जला पाओगे? और ये आग तो गवाह है उस गठबंधन की। तो याद रखना, ये अग्नि ही उस गठबंधन की साक्षी है और यही उसकी रक्षा करेगी हमेशा। राशि पीछे को मुड़ी और उस अग्नि की ज्वाला में ही समा गई। राजन पागलों की तरह चिल्लाने लगा, माफ़ कर दो मुझे, प्लीज़ राशि, माफ़ कर दो मुझे, मैंने गलत किया, मेरा पीछा छोड़ दो। राजन जोर जोर से चिल्ला रहा था। सुरेश, मंजू और सुमिधा भी ऊपर आ गए। कुछ पड़ोसी भी आ गए। सुरेश ने राशि का नाम राजन के मुंह से सुन लिया था तो वो राजन के शांत करवाते हुए नीचे ले आया। सुमिधा ने सुरेश से कहा, पापा 1 मिनट बाहर जाओ। सुरेश चुपचाप बाहर आ गया। सुमिधा ने सुरेश को पिछले दिनों राजन की अजीब हरकतों के बारे में बताया। सुरेश सुमिधा से बोला, बेटा जी, राजन बहुत सीधा है, जरूर उसके दिमाग में डर बैठ गया है। तभी पीछे से मंजू आई और बोली, मंदिर में बाबा जी को दिखा लाए कल को। सुरेश ने झल्लाते हुए कहा, तू चुप कर, फालतू बोलो जा, मैं खुद कर लूँगा। सुमिधा को सुरेश का इस तरह मंजू से बात करना पसंद नहीं था, लेकिन उसे अभी इस तरह ध्यान नहीं दिया। सुमिधा ने सुरेश से कहा, पापा हनीमून अभी मैं कैंसिल कर रही हूँ, कल ऑफिस न जाकर मेरठ के साइकियाट्रिस्ट को बहुत अच्छे हैं, मुझे और राजन को जानते भी हैं, उन्हें राजन को दिखा लेती हूँ। मंजू ने हिचकिचाते हुए पूछा, वो कौन होते हैं? सुमिधा अभी सोच ही रही थी जैसे समझदार, तभी सुरेश ने जवाब दिया, दिमाग का डॉक्टर। ये सुनते ही मंजू को झटका सा लगा और बोली, अरे मेरा लोंडा, पागल थोड़ी ना हो गई हो, हद कर दी तुमने तो। सुमिधा ने माथे पर हाथ रखते हुए अपनी झल्लाट का प्रदर्शन किया। सुरेश समझ गया कि सुमिधा अब कड़ा जवाब देने वाली है, तो मंजू को फटकार लगाते हुए अंदर ले गया। राजन बिस्तर पर तंद्रावस्था में था। वो बाकी दुनिया से तो दूर अपने अतीत खोया हुआ था। शादी के कुछ दिन बाद तक सब कुछ एकदम सही था। राशि एक देहाती परिवार से थी और बस इंटर पास ही थी, लेकिन फिर भी राजन को बहुत भाती थी। परंतु परिस्थितियां बदलने के साथ सुरेश की महत्वाकांक्षाओं को भी पंख लग गए थे। सुरेश ने अपनी गरीबी देखी थी, लेकिन बेटे के सीए बनने के बाद उसकी जिंदगी आरामदायक हो गई थी। राजन के सीए बनते ही राशि का रिश्ता आया था, जो उस समय सुरेश के लिए सौभाग्य की बात थी, क्योंकि राशि का परिवार एक धनाढ़ परिवार था और दहेज भी खूब दिया था। इतना ही, सुरेश का मकान बन गया और घर में सारे सुख सुविधाओं के सामान भी आ गए। लेकिन जैसे जैसे समय बीता और लोगों ने बातें करनी शुरू की, तो सुरेश ने अपना फैसला अपनी गलती लगने लगा था। सामान्यतः सुरेश को यह सुनना पड़ता था, राजन की शादी तो किसी भी बड़े परिवार में हो जाती, दहेज इससे भी बड़ा मिल जाता, बल्कि सुरेश तूने गलत किया, राजन के ब्याह किसी सीए लड़की से ही करना था। सुरेश के साथ साथ मंजू को भी अब लगने लगा था कि उन्होंने जल्दबाजी कर दी। सुरेश की ये छटपटाहट रहकर बाहर ही आने लगी थी। अब वो अक्सर राशि को उसके देहाती अंदाज के कारण टोकने लगा था। मंजू को भी अब राशि के पहरे ओढ़ने और खाना बनाने से हर काम में खामी दिखाई देने लगी थी। लगभग रोज की शाम को राजन से भी इस विषय शिकायत की जाती थी और एक दिन राशि के भी सब्र का बांध टूट गया और वो अपनी सास से काफ़ी बहस कर बैठी। मंजू और राशि की बहस अब ज़्यादा ही बढ़ने लगी, तो सुरेश का गुस्सा कुछ ज़्यादा ही चढ़ गया और उसने अपनी बहू राशि पर हाथ उठा दिया। राशि के लिए यह बहुत ही अजीब और हृदय विदारक घटना थी। ससुर ने उस पर हाथ उठाया। राशि को आते ही राशि ने राजन से सब बात कही, लेकिन राजन पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। राशि ने गुस्से में राजन से कहा, शादी से आज तक आप मुझे कहीं बाहर घुमाने भी नहीं लेकर गए। जब मैंने आपसे बाहर जाने को कहा तो जवाब मेरे ससुर जी ने दिया कि बाहर नहीं जाओगे। हर बात अपने बाप से ही पूछकर करोगे क्या? बाप बोल दे छोड़ दो तो छोड़ भी दोगे क्या? मुझे पता है। राजा ने कुछ जवाब नहीं दिया और वो रात राशि ने आंसुओं के सहारे गुजारी। लेकिन अब लगभग रोज ही यह होता था।
जब भी राजन घर वापस आता था तो उसे सुरेश और मंजू से राशि की शिकायतें सुनने को मिलती थी। इस गुस्से में राजन ने भी अब राशि का हाथ उठाना शुरू कर दिया और राशि भी राजन, सुरेश और मंजू से बहस करने लगी थी। मामला अब दोनों परिवारों के मध्य भी पहुंच गया और दोनों 3 बार समाज की पंचायतें भी हुई। लेकिन इस सब के बावजूद भी राजन राशि से कुछ ज़्यादा दूर नहीं हुआ। पर अब सुरेश को ये लगने लगा कि राशि इस घर के लिए मुसीबत है और उसे छुटकारा लेना ही होगा। अक्सर वो राजन के सामने कह दिया करता था, बेटा यह रिश्ता चलने वाला ना ज़्यादा दिन। लेकिन फिर राजन के जीवन में भी कुछ खास बदलाव आए जिन्होंने उसे राशि से दूर कर दिया। राजन जिस कंपनी में था उसमें ही सुमिधा ने ज्वाइन किया था। वह बहुत ही हंसमुख और आत्मविश्वास से पूर्ण युग की थी। उसका चेहरा सामान्य था, परंतु उसकी देह दृष्टि और उसका आत्मविश्वास से परिपूर्ण आचरण और हंसमुख स्वभाव उसे एक आकर्षक व्यक्तित्व बना देते थे। राजन से उसका संवाद काम को लेकर काफ़ी होता था। राजन उसकी तरफ आकर्षित था और वो भी राजन से आकर्षित थी। ये संबंध धीरे धीरे आत्मीयता होते चले गए। सुमिधा का जीवन खुशहाली में गुजरा था। उसके पिता एक IAS थे, लेकिन राजन के जीवन में उसके वैवाहिक जीवन को लेकर पेचीदगियां शुरू हो गई। वो सुमिधा से अपनी वैवाहिक जीवन में चल रही परेशानियों के संबंध में बात करता था। एक बार एक ऑफिशियली गेट टुगेदर में राजन को अपने साथ ले गया। राशि की साधारणतया और उसकी देशज भाषा तक हद से ज़्यादा हिचकिचाहट के कारण राजन को बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी। राशि के साथ समस्या ये थी कि एक कोई नहीं था जो उसे बताए कि समय और परिवेश के साथ प्राथमिकता और आचरण दोनों में बदलाव जरूरी है। राजन ने भी कभी यह प्रयास नहीं किया। राशि के माता पिता अपने धन के दम में इस मामले को सुलझाते हुए की दिशा में ना बढ़कर एक बार अपने द्वार दिए गए दहेज और राजन के परिवार की अतीत की दरिद्रता को लक्ष्य करते हुए राजन को नीचा दिखा देते थे। इससे राजन और राशि एक दूसरे से दूर होते जा रहे थे। अपने पिता के प्रभाव के वशीभूत राजन ने भी कभी स्वतंत्रता होकर राशि से बात करने का प्रयास नहीं किया और सुरेश ने भी उसे ऐसा नहीं करने दिया, क्योंकि सुरेश एक भय से ग्रस्त रहता था कि कहीं राजन उनसे दूर ना हो जाए। सुरेश को हमेशा अपने परिवार के मुखिया के ओहदे की फिक्र और उसका दम्भ ज़्यादा रहता था। सुमिधा और राजन के संबंध समय के साथ सीमाएं तोड़ते जा रहे थे। अब उनके मध्य कोई मर्यादा नहीं बची थी और वहीं राजन और राशि के मध्य दूरियां बढ़ती जा रही थी। बल्कि यदि कभी राशि और राजन के मध्य सहवास होता भी तो उस समय भी राजन के मस्तिष्क में संवेदा ही होती थी। राजन और संवेदा एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे, लेकिन राशि का राजन के जीवन में होना बड़ी समस्या थी। एक दिन सुमेधा राजन के घर आई तो उसके व्यवहार और उसकी सबसे बड़ी बात भी ये, वो भी राजन के जितना ही कमा रही थी। इससे सुरेश को भी उसके और राजन के प्रति संभावनाएं मिल गई थी। सुमेधा जा चुकी थी, तब तक सुमेधा रही। राजन बहुत ही प्रफुल्लित रहा। अब राजन ने पुनः वो ही मायूसी का अलावा ओढ़ लिया। ये बात राशि ने भी महसूस की। राजन ऊपर छत पर अकेला खड़ा था। सुरेश ने पीछे से आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। राजन एकदम से चौंक गया। सुरेश, क्या सोच रहे हो? राजन, कुछ नहीं पापा जी। सुरेश, बेटा तेरी जिंदगी मैंने जल्दबाजी में बर्बाद कर दी। राजन, ऐसा मत किए पापा जी। सुरेश, बेटा थोड़ा रुक जाता तो सुमेधा जैसी लड़की मिलती तुझे, वो तेरे लिए सबसे अच्छी रहती। इस राशि से ने तो जिंदगी बर्बाद कर दी है। राजन ने कोई उत्तर नहीं दिया। सुरेश, बेटा तेरी माँ भी कह रही थी और मुझे भी लगता है कि अब ऐसे और नहीं चलने वाला। तेरा और राशि का रिश्ता ठीक नहीं है, इसके बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। राजन सुरेश का अपनी दृष्टि से अन्वेषण करता है। सुरेश, बेटा जितना लंबा खींचेगा उतना ही बर्बादी होगी। सुरेश ने एक मौन धारणा किया और बोला, देख बेटा, अगर सुमेधा जैसी लड़की अब भी तेरी जिंदगी में आ जाए तो घर बन जाएगा। राजन इस बात को सुनकर थोड़ा सकपका गया और सुरेश ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अब बड़ा हो गया है तू, और ये कुछ मामले ऐसे ही होते हैं जिन पर खुलकर बात कर लेनी चाहिए। राजन को कुछ हल्का महसूस हुआ। सुरेश ने राजन के मन की बात कही थी। राजन की कल्पनाओं में अब सुमेधा ही थी और वैसे भी दोनों अब हर मर्यादाओं को लांघकर एक दूसरे को अपना
सर्वस्व सौंप चुके थे। राजन ने एक हल्की सी हिचकिचाहट के साथ अपनी बात कही, लेकिन राशि का क्या पापा? सुरेश, बेटा तुझे लगता है कि राशि ये रिश्ता अब चल पाएगा? और जैसी बेइज्जती इसने और इसके घर वालों ने तेरी और हमारी करी है, उसके बाद भी तू कहेगा कि तेरे और उसके बीच पति पत्नी जैसा कुछ बचा है? बेटा अब भी समय है, दोनों तलाक ले लो और वो भी अपनी ज़िंदगी को नए तरीके से बनाए, और तू भी। इसमें दोनों का ही भला है। इस बारे में राशि से बात कर। राजन भी तो यही चाहता था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। पर अब उसमें हिम्मत आ गई। उसने निर्णय लिया कि वो इस संबंध में राशि से बात करेगा। राजन अतीत की यात्रा में खोया हुआ था, फिर गहरी नींद में सो गया। अगले दिन सुबह ही सुमिधा ने राजन को तैयार होकर चलने के लिए कहा। राजन ने भी बिना प्रतिरोध के सहमति जता दी। सुमिधा के पिता ने एक मनोचिकित्सक से समय ले लिया था। पहली बार सुमिधा के पिता को ज्ञात हुआ कि सुमिधा और राजन के जीवन में बहुत कुछ सामान्य नहीं चल रहा है। सुमिधा और राजन मनोचिकित्सक के क्लिनिक पर गए। मेरठ में गिनती के ही मनोचिकित्सक थे। ये एक महिला थी और काफ़ी प्रसिद्ध भी थी। मनोचिकित्सक का क्लिनिक बेहद खूबसूरत है। राजन और सुमिधा बाहर बड़े प्रतीक्षा कर रहे थे कि भीतर से बुलावा आ गया। सुमिधा राजन के साथ बाहर ही बैठकर भीतर गई और लगभग आधे मनोचिकित्सक का क्लिनिक बेहद सुंदर है। राजन और सुमिधा बाहर बैठे प्रतीक्षा कर ही रहे थे कि भीतर से बुलावा आ गया। सुमिधा राजन को बाहर ही बैठने को कहकर भीतर गई और लगभग आधे घंटे तक उस महिला चिकित्सक के साथ रही। इतने समय में सुमिधा ने राजन की पूर्ण स्थिति से उसे अवगत कराया। पिता से जान पहचान होने के कारण वो चिकित्सक सुमिधा को अतिरिक्त गंभीरता से ले ही रही थी और अतिरिक्त समय भी दे रही थी। सुमिधा ने राजन के पहले के विवाह से लेकर अब तक की समस्त स्थिति उससे दृष्टिकोण से समझा दी। महिला चिकित्सक जो 40 वर्षीय और गंभीर व्यक्तित्व की थी, उसने सुमिधा से साफ शब्दों में कहा, देखिए आपने मुझे जो जानकारी दी है वो अच्छी है और यूज़फुल भी, लेकिन ये आपका व्यू है, जबकि मुझे सब्जेक्ट का व्यू ही देखना होगा। तो मुझे पेशेंट आपके पति से अकेले में बात करनी होगी। आपको कोई आपत्ति तो नहीं? सुमिधा ने एक मुस्कान के साथ अपनी गर्दन हिलाकर सहमति सहर्ष प्रदान करती। चिकित्सक ने एक मोहक मुस्कान से सुमिधा की सहमति का स्वागत किया और कहा, तो आप बाहर ही बैठिएगा। फिर उसने राजन को बुलाने का निर्देश अपने सहचर को दिया। राजन एक आरामदायक कुर्सी पर बैठा हुआ था। चिकित्सक अपने किसी कार्य में व्यस्त थी और उस कार्य को करते हुए ही राजन से सामान्य बात करती रही। ये क्रम लगभग 20 मिनट तक चला। चिकित्सक ने राजन को अपनी इन बातों में एकदम सामान्य कर लिया था। अब वो राजन के पास आई और राजन का अपनी दृष्टि से अवलोकन करते हुए बोली, तो राजन जी, मुझसे तो आपका परिचय हो गया। राजन ने मुस्कान के साथ चिकित्सक को देखा। फिर वो चिकित्सक बोली, अब कोशिश करके देखती हूँ कि आप खुद को भी जान लो कि तुम क्या चाहते हो अपनी ज़िंदगी से। राजन घबराकर उस आरामदायक कुर्सी से नीचे गिर गया। ये क्या, ये तो राशि है। एक बार फिर उसका अतीत उसके सामने था। राजन ने घबराते हुए उस महिला को देखा और जोर से चिल्लाया, राशि तू? फिर वो भी और जोर से चीखा, पापा, सुमिधा बचाओ। राजन इतनी जोर से चीखा कि बाहर की आवाज़ चली गई। सहचर भागकर भीतर गया और पीछे पीछे सुमिधा भी आ गई। राजन बुरी तरह से घबराया हुआ था और चिकित्सक भी उसकी इस हरकत से थोड़ा असामान्य हो गई थी। सुमिधा ने राजन को आगे बढ़कर अपनी बाहों में भर लिया और उसे शांत करवाने लगी। तभी चिकित्सक ने पीछे से राजन की पीठ पर हाथ रखते हुए कहा, राजन सर। राजन ने झटके से उसका हाथ झटका और एक ही बात दोहराने लगा, चलो यहाँ से, चलो चलो। और इतना चिल्लाते हुए वो बाहर निकल कर भागा। सुमिधा भी उसके पीछे पीछे बाहर आ गई। राजन आकर गाड़ी में सिमट कर बैठ गया। वो कांप रहा था। पार्किंग में खड़े एक दो लोगों ने जब उसे देखा तो वो भी असामान्य लगा। सुमिधा भी आकर गाड़ी में बैठ गई और काफ़ी समय तक उसे सामान्य करती रही। राजन अब शांत हो गया था, शायद सो गया था। पार्किंग पर और भी बहुत से लोग आ गए थे। वो
चिकित्सक भी थे। लोगों ने सुमिधा की मदद को निवेदन भी किया। चिकित्सक ने एक इंजेक्शन राजन को लगाया। वो शायद उसके आराम लेने के लिए था। फिर उस चिकित्सक ने सुमिधा से कहा, आपके साथ अपने ड्राइवर को भेज देती हूँ। सुमिधा ने कहा, नहीं, मैं ड्राइव कर लूँगी। चिकित्सक ने कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है, इन्हें नींद आएगी, अब इन्हें आराम करने देना। सुमिधा ने बेचैनी स्वर में कहा, ये हो क्या रहा है डॉक्टर, ये ठीक हो भी जाएंगे। चिकित्सक ने गंभीरता से कहा, ठीक हो जाएंगे, बट कंडीशन क्रिटिकल है। मुझे अलग तरह से और लंबे समय तक इनका ट्रीटमेंट करना होगा। 2 दिन बाद आप इन्हें लाइएगा। फिर उसने कुछ दवाइयाँ दी और कहा, ये अभी इन्हें दीजिए, सुबह और शाम, इससे ये नॉर्मल रहेंगे। फिर एक और रेपर सुमिधा को देते हुए कहा, यदि कभी ज़्यादा डिफ़िकल्टी लगे तो ये टैबलेट दे देना, और फर्दर मेरा नंबर तुम्हारे पास है ही। सुमिधा ने दवाइयाँ समझाते हुए कहा, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको फ़ोन करूँगी, प्लीज़ उठा लीजिएगा। चिकित्सक ने सुमिधा का सर पर हाथ रखते हुए कहा, डोंट वरी, आई विल अवेलेबल एवरी टाइम फॉर यू। सुमिधा घर पहुंच गई। इंजेक्शन ने असर किया था। राजन को गहरी नींद आ गई थी, लेकिन उसके दिमाग में अतीत का चलचित्र चल रहा था। जब सुरेश से बात होने पर राजन ने राशि से तलाक लेने के बारे में बात की तो राशि पर जैसे तुषारपात हो गया। वो रोने लगी और राजन से बोली, क्या इसीलिए की थी शादी? इस घर में डोली से आई हूँ और अर्थी पर ही जाऊंगी। राजन ने विनम्रता के साथ उसे समझाने की कोशिश की, देखो, हम दोनों साथ रहेंगे तो ना तुम खुश रहोगी और ना मैं। अभी तुम्हें कोई भी अच्छा लड़का मिल जाएगा और हम दोनों की जिंदगी भी खुशहाल हो जाएगी। लेकिन राशि के लिए ये बेहद ही अजीब था और उसको स्वीकार करने को भी किसी स्थिति में सहमत नहीं थी। पहले की ही भांति राशि ने ये बात अपने घर बताई और राशि का परिवार इकट्ठा होकर राजन के घर आ गया। उन्होंने राजन और राजन के परिवार पर बहुत ही इल्ज़ाम लगाए। इधर राजन और राजन के परिवार ने भी राशि पर बहुत सारे आरोप लगाए। मोहल्ले के लोगों ने दोनों पक्षों को बैठाकर बात की, तब भी दोनों तरफ से सत्य और असत्य, आरोप प्रत्यारोप होते रहे। लेकिन राशि को तलाक देने की बात का समर्थन किसी ने नहीं किया। सुरेश इस विषय पर अब खुद को घिरता हुआ महसूस कर रहा था। सुरेश के भाई, जिनसे उसके पहले से ही संबंध अच्छे नहीं थे, उन्होंने भी सुरेश को ही गलत ठहराया और कहा, जब तो तुझे इतनी जल्दी हो रही थी कि परिवार में भी किसी को कुछ ना पूछा, आर भाई अब संभाल पछियो, तू तलाक लेने को कह रहा है। इस बहस में राशि ने सुमिधा को लेकर भी राजन पर खुलकर आरोप लगा दिए। सुमिधा और राजन के संबंधों के प्रति राशि काफी समय से आशंकित थी। इस विषय पर राजन ने भी खुद को घिरता हुआ पाया। दोनों पक्षों ने सहमति बनाई और राशि और राजन दोनों को ही रिश्ता सुधारने के निर्देश दिया। 2-3 दिन तक राशि और राजन के मध्य कुछ विवाद को लेकर तलखियां रही। राजन ऊपर छत पर अकेला खड़ा था, विचारा मग्न। तभी पीछे से सुरेश आया। सुरेश को देखते ही राजन की आंखें पनीली हो गई। सुरेश ने राजन को दिलासा देते हुए कहा, तू फिक्र मत कर, मैं सब संभाल लूंगा, तू बस जैसे कहूँ वैसे करता रहा। राजन, जिसकी सुमिधा को लेकर सारी आशंकाएं खत्म हो गई थी, उसके भीतर अपने पिता की बात से एक बार पुनः उम्मीद जाग गई। सुरेश ने कहा, देख, तू उसके साथ नॉर्मल रहा, इसे घुमा फिरा रोज रोज बाहर ले जा और बाहर होटल रेस्टोरेंट में खिला कर ला। हमारी इससे कोई बहस भी हो तो तू चुपचाप रहे। राजन ने कहा, इससे क्या होगा? सुरेश ने एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा, बेटा, सब को यो लग रहा है कि हम गलत यो ही सही, तो सबकी गलत फहमी दूर करनी पड़ेगी। तभी नीचे से राशि आ गई तो सुरेश चुप हो गया और नीचे चला गया। राशि ने राजन के हाथ पर अपना हाथ रखा और कहा, क्या हो गया, किसकी नज़र लग गई? देखो, मैं मानती हूँ कि आपने जितनी पढ़ी लिखी ना, पर मैं बदल लूँगी खुद को। जैसे आप कहोगे वैसे ही रहूँगी, आपकी भाषा भी सुधार लूँगी, लेकिन मैं आपके बिना नहीं रह सकती। फिर राशि की आंखों में एक अश्रुधारा बह चली, जिसे उसने अपनी साड़ी के पल्लों से पूछा और बोली, मैंने ये शादी कोई खेल समझकर नहीं की थी। मैं आपसे अलग होने की सोच भी नहीं सकती और मेरी गलती क्या है? आप जैसे कहोगे वैसे रहूँगी। राजन को राशि की बातों से फोकस हो रही थी, लेकिन उसे सुरेश की बात याद आ गई।
कि उसके साथ नॉर्मल रहे। सुरेश की पूरी बात तो राजन के समझ आई नहीं थी, क्योंकि राशि के आने से बात अधूरी रह गई थी। लेकिन राजन ने सुरेश के निर्देश को मानते हुए, ना चाहते हुए भी, एक मुस्कान से राशि की बातों को अनुमोदित किया। राशि को इससे बहुत ही सुखद अनुभूति हुई। वो माहौल को हल्का बनाने के लिए बोली, देखिए ना, आज तो मैं अपने देसी अंदाज में भी नहीं बात कर रही। फिर राशि ने अपना सर राजन की छाती से चिपका दिया और बोली, हमारा रिश्ता हमारे माँ बाप ने तय किया है, लेकिन आज आगे की ज़िंदगी तो हमें गुजारनी है। मैंने खुद को पहचानने और समझने की कोशिश की है। फिर राशि ने गर्दन उठाकर राजन की आंखों में देखते हुए कहा, अब कोशिश करके देखती हूँ कि आप खुद ब खुद जान लो कि आप क्या चाहते हो अपनी ज़िंदगी से। हम दोनों को ही ये फैसला करना होगा कि हम अपनी ज़िंदगी के फैसले कैसे चला। राशि ने बहुत ही गुणता भरी बातें कही थी, लेकिन राजन को राशि के संबंध में एक पूर्वाग्रह बना चुका था कि राशि के साथ वो खुश नहीं रह सकता। उसे राशि की भावनाओं और उसकी बातें समझ ही नहीं आ रही थी। उस रात के अगले दिन जब राजन अपने ऑफिस में गया तो वह सुरेश को फोन आया। राजन को, सुरेश, कुछ बिजी तो नहीं? राजन, नहीं पापा, बताओ। सुरेश, थोड़ा अलग हो, कल जो बात अधूरी रह गई थी वो पूरी करनी है। राजन अपनी कुर्सी से उठकर बाहर अकेले में चला गया और बोला, हाँ पापा जी, अब बताओ। सुरेश, देख, यो राशि और इसका परिवार बहुत तेज है, तो ये ऐसे तो मानने को ना। अरे बेटा, उन्हें पता है कि उनकी इस लड़की को तेरे से अच्छा लड़का ना मिलने का, तो वे अब इससे तेरे गले में ही गिरे रहेंगे। राजन ने एक हुंकार भर सहमति जताई। सुरेश, तो करना यो है कि यो सब कहे कि हम गलत हैं और यो राशि सही, तो उसकी उनकी गलत फहमी भी दूर करनी पड़ेगी, तो उसके साथ नॉर्मल रहे भाई भाई। लेकिन भाई, हम कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे यो लड़े। जब यो काम रोज होगो तो सबको लगेगा कि यो राशि चैन से रहने वाली ही नहीं है। भाई, सबको बता ना ही दिखानो भी पड़ेगो कि यो राशि लड़ाकू बदतमीज ही नहीं बल्कि कैरेक्टरलेस भी है। राजन ने कुछ नहीं कहा और सहमति में हुंकार भरी। सुरेश ने फिर कहा, मेरी वकील से बात हो गई, इसकी कुछ लड़ते हुए या बदतमीजी करते हुए रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। तभी राजन ने कहा, लेकिन अगर बदतमीजी ना की तो? सुरेश, तो बेटे करवानी पड़ेगी। तुझे वैसे मैं कहूँ, तू वैसा कर तो रही हो, बस बाकी मैं संभाल लूँगा। राजन ने सहमति जताते हुए फ़ोन काट दिया। राजन ने कभी भी या किसी भी विषय में अपने पिता से कोई असहमति प्रकट नहीं की थी। राजन के जीवन का हर निर्णय उसके पिता ही लेते थे। तंद्रावस्था में अतीत की यादों में खोए खोए ही राजन गहरी नींद में समा गया। अगले दिन राजन ऑफिस नहीं गया बल्कि अपने कमरे में लेटा रहा। सुमेधा ऑफिस गई थी। शाम को जब सुमेधा वापस आई तो उसने देखा कि घर में पूजा पाठ हो रहा है। सुमेधा को सुरेश ने बैठने को कहा तो वो बैठ गई पूजा में। राजन भी उस पूजा में बैठा हुआ था। एक कमरा जो स्टोर की तरफ उपयोग किया जा रहा था उसे खाली कर दिया गया था। वो तांत्रिक उस कमरे में कुछ खास अनुष्ठान कर रहा था। अपना अनुष्ठान पूर्ण करने के बाद पुजारी ने उस कमरे को बंद करके उस पर ताला लगवा दिया और कुछ खास अनुष्ठान उस ताले और दरवाजे पर भी किए। तांत्रिक ने अनुष्ठान के अंतिम चरण में परिवार को कुछ खास निर्देश देते हुए कहा, इस कमरे को कभी मत खोलना और ये जो इस कमरे पर यंत्र टांगे हैं ये अभिमंत्रित यंत्र हैं, इन्हें बिल्कुल मत हटाना। मैंने उसकी आत्मा को इस कमरे में भी बंदी बना दिया और बाकी घर को भी कील दिया है। लेकिन सुरेश, तुम्हें यह घर छोड़ना पड़ेगा, जितनी जल्दी हो सके छोड़ दो इस घर को। तांत्रिक अपना काम करके वापस चला गया और राजन वापस अपने कमरे में जाकर लेट गया। सुमेधा अपने कार्यों में लग गई और बाकी लोग भी। राजन उठकर घर की छत पर आ गया और घूमने लगा। छत पर एक हल्की रोशनी का बल्ब जल रहा था जिससे हल्का सा प्रकाश छत के आगे वाले एक कोने को प्रकाशित कर रहा था। तभी सुमेधा ऊपर आई और राजन को प्यार से गले से लगाया। राजन को सुमेधा का ये प्रेमालाप बहुत सुखद लगा। दोनों का जब से विवाह हुआ था तब से ये एक दूसरे के निकट आ ही नहीं पाए थे। राजन ने निराशा भरे स्वर में कहा, यह घर छोड़ना पड़ेगा। सुमेधा ने बड़े प्यार से राजन की आंखों में आंखें डालकर कहा, मैंने आपसे शादी की है, आपके घर से नहीं। ऐसे 1000 घर कुर्बान कर दूंगी आपके प्यार पर। राजन ने यह सब सुनते ही सुमेधा के चेहरे को देखा
तो उसका हृदय मानो एकदम रुक गया, क्योंकि सुमिधा नहीं, राशि उसे अपनी बाहों में जकड़े खड़ी थी। राजन ने स्वयं को उसकी जकड़ से दूर करने का प्रयास किया, तो जैसे उसके हाथ पैर काम ही नहीं कर पा रहे थे, और राशि मुस्कुराते हुए बोल रही थी, मुझे ये घर नहीं चाहिए, बस आपकी ज़रूरत है। राजन के हाथ पैर और समस्त शरीर जैसे खत्म हो गई थी, और वो एकदम से चिल्लाया, सुमिधा, सुमिधा बचाओ। राजन इतनी तेज आवाज में चिल्लाया कि पड़ोसियों को भी उसकी आवाज आ गई थी। सुरेश और मंजू ऊपर आ गए। एक दो पड़ोसी भी आ गए। सुमिधा उसे संभालने और समझाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन राजन डर से एक कोने में जमीन पर सिकुड़कर बैठ गया था, और अब ये ही बोल रहा था कि जाओ जाओ, यहाँ से जाओ सुमिधा, और मेरी जिंदगी से। पड़ोसियों की मदद से राजन को नीचे उसके कमरे में लाकर लिटा दिया गया, और मोहल्ले से भी एक चिकित्सक को बुलाकर जो इंजेक्शन मनोचिकित्सक ने दिया था वो लगवा दिया गया। राजन अभी भी बुदबुदा रहा था, लेकिन उस दवाई का असर उस पर होना शुरू हो गया। सुरेश ने सुमिधा से पूछा, क्या हुआ था? सुमिधा ने रुआंसी होकर कहा, कुछ भी तो नहीं, ऊपर अकेले खड़े थे तो मैं चली गई, बस यूं ही बातें कर रहे थे। वो चिल्लाने लगे, उन्हें हर वक्त लगता है कि राशि उनके सामने ही खड़ी है। मंजू ने रोते हुए कहा, कल फिर बुलाओ बाबा जी को, कुछ करके जाएंगे। सुरेश ने एक खिड़की झिकड़ी लेते हुए कहा, तो उसे चुप करवा दिया। राजन को उसके कमरे में लाकर मनोचिकित्सक की बताई दवाएं दे दी गई, और राजन नींद के नशे में खोने लगा। नींद के नशे में ही वो पुनः अतीत की यादों में खो गया। इसके बाद राशि के साथ एक तरह का प्रवचन शुरू हो गया। वो नहीं समझा पा रहा था कि वो क्या रहा है। उसको उकसाया जाता था कि जब वो कुछ भी कहना शुरू करती तो सुरेश और मंजू घर से बाहर निकल जाते और चीखते चिल्लाने लगते कि देखो, हमारी बहू हमारे साथ मारपीट कर रही है, हमें घर से निकाल रही है। राशि को मोहल्ले वालों ने समझाना शुरू कर दिया, तो ये गलत कर रही है, सास ससुर भी माता पिता के समान ही हैं, अब बुढ़ापे में ये कहाँ जाएंगे। लेकिन राशि के कुछ भी समझाने नहीं आ रहा था। अब राजन ने भी राशि से बात करना बंद कर दिया था, लेकिन कभी कभी सुरेश, मंजू और राजन एकदम से अत्यंत मधुरता से राशि से बात करने लगते थे। राशि की समझ ही नहीं आता था कि अब उसकी रिकॉर्डिंग की जा रही है। ये रिकॉर्डिंग तो इसीलिए कर रहे थे ताकि दिखा सके कि वो राशि का कितना ख्याल रखते हैं। कभी कभी राशि के साथ खूब बदतमीजी की जाती थी, और फिर कुछ समय पश्चाताप भी। सभी उसके साथ बेहद ही विनम्रता से पेश आते थे, लेकिन राशि गुस्से से उल्टा सीधा कहती रहती थी। उन घटनाओं की भी योजनाबद्ध रूप से रिकॉर्डिंग की जाती थी, फिर सभी को वो रिकॉर्डिंग दिखा दी जाती थी। देखो, हम कितने प्यार से पेश आते हैं, लेकिन राशि लगातार बदतमीजी करती रहती है। सुरेश, मंजू और राजन सब सुरेश की योजनाओं के अनुसार काम कर रहे थे। राजन, सुरेश और मंजू के द्वारा उसे चरित्रहीन भी बताया जा रहा था। ये तीनों सफल भी हो रहे थे। इनके सभी पड़ोसियों को लगने लगा कि राशि चरित्रहीन भी है और असभ्य भी। लोकल थाने में भी बात करके और कुछ पैसे दरोगा को देकर उसे भी अपने विश्वास में ले लिया गया। कई बार पुलिस को बुलवाकर भी राशि को महिला पुलिस ने डांट लगाई थी। राजन लगभग रोज उसे पीटने लगा था, लेकिन दुनिया को ये बोलता कि राशि उसके साथ मारपीट करती है। ये सारा षड्यंत्र सुरेश के दिमाग की उपज था। राशि को भीतर ही भीतर मानसिक रूप से तोड़ा जा रहा था और उसको बदनाम भी किया जा रहा था। कई बार पुलिस को बुलाया गया, ये कहकर कि राशि ने आत्महत्या की कोशिश की है। एक दिन राशि ने रात्रि के समय राजन से इस विषय पर बात करने का प्रयास किया। राजन अपने लैपटॉप पर ही कुछ कार्य कर रहा था। राशि ने राजन को पीछे से प्यार से उसके कंधे पर अपनी बाहों का पुष्प बनाया और उसके सर को चूमा। राजन, जो एक पहिया वाली कुर्सी पर ही बैठा था, उसने अपनी कुर्सी को घुमाकर बेहद ही रूखे अंदाज से राशि को पीछे हटाया और कहा, काम करने दो यार। राशि ने फिर से राजन को अपनी बाहों में भर लिया और प्यार से बोली, आपको लगता है मम्मी या पापा जी को घर से निकाल जाने को कहूँगी? राजन ने रुके अंदाज में कहा, क्या कहूँ, तुमने मेरा विश्वास ही तोड़ दिया है पूरी तरह। राशि ने प्रेमपूर्ण भाव से कहा, मैंने आपसे शादी की है, आपके घर से नहीं। ऐसे 1000 घर कुर्बान कर दूंगी आपके प्यार पर। मुझे घर नहीं चाहिए, बस आपकी ज़रूरत है। राजन ने एक झटके से राशि को अपने से दूर किया और कमरे से बाहर चला गया।
उस कमरे में राशि के साथ अब उसकी अश्रु की रहते थे। राशि जब भी राजन से बात करने जाती थी तो राजन उसे अनदेखा कर देता था। राजन की स्थिति को लेकर सुमिधा बहुत परेशान रहने लगी थी। अब राजन अकेले में बड़बड़ाता रहता। सुमिधा जब भी राजन को मनोचिकित्सक के पास लेने को चलती तो वो टाल देता था, बल्कि अब वो झल्लाकर राशि को डांट देता था। आज भी राशि ने हिम्मत करके राजन को मनोचिकित्सक के पास चलने को कहा तो राजन एकदम से बौखला गया। राजन ने चिल्लाकर कहा, मैं पागल नहीं हूँ, लेकिन तुम मुझे पागल सिद्ध करना चाहती हो। तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? क्यों तुम मुझे पागल सिद्ध करने पर तुली हो? सुमिधा को ये आरोप असहनीय ही था। वो चिल्लाकर बोली, पागल नहीं हो तो क्या हो? शादी के बाद से एक भी दिन हम दोनों पति पत्नी की तरह नहीं रह पाए। राजन ने चिल्लाकर कहा, क्या होता है पति पत्नी? बस वो बिस्तर की गर्मी मिटाना। तुम्हें बस वो चाहिए। सुमिधा, मैंने इस बारे में नहीं कहा, और अब जब तुम वहाँ तक बात को ही ले जा रहे हो तो सुनो। किसको नहीं चाहिए वो? ये भी जिंदगी का हिस्सा है, और बहुत ज़रूरी हिस्सा है। राजन, राजन, अरे तुम्हारी ज़िंदगी का बस वो ही एक हिस्सा है, और तुम जैसी औरतों से उम्मीद भी क्या है जो शादी से पहले ही मेरे साथ सब कुछ कर चुकी हो। और सिर्फ मेरे साथ ही क्यों? इतना कहकर राजन रुक गया था। राजन मानसिक रूप से विकसित हो चुका था। उसने स्वयं नहीं पता था कि वो क्या कह रहा था। सुमिधा को अपने चरित्र पर यह आरोप बहुत ही ज़्यादा असहनीय पीड़ा दे गया, और वो आप खो बैठी। गुस्से में उसने मेज पर रखा लैपटॉप उठाकर फेंक दिया और चिल्लाते हुए बोली, क्या कहा तुमने? मेरे तुम्हारे अलावा और भी रिलेशन होंगे तो सुनो, वो तुम्हारा मैटर नहीं है। तुम तड़प रहे थे मुझसे शादी करने को, और तुमने ही साजिशें करके अपनी पहली बीवी को आत्महत्या करने पर मजबूर किया और अपनी मर्दांगनी की गलत फहमी निकाल दो। कभी भी तुम एक नॉर्मल मेल तो साबित नहीं हुए ही नहीं हो। अगर तुम इम्पोर्टेंट हो तो बोलो, इसका भी इलाज संभव है। राशि भी गुस्से में आपा खो बैठी थी, तो अब वो भी बिना सोचे समझे तीखे शब्द बाणों से प्रहार कर रही थी। कोई कमज़ोर से कमज़ोर मर्द भी अपने मर्दांगनी पर सवाल उठते नहीं देख सकता था। राजन के लिए भी सुमिधा का यह हमला असहनीय था। उसने गुस्से में आकर सुमिधा को एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। इस पर सुमिधा को और भी ज़्यादा चिल्लाने लगी। अब तो वो राजन के बार बार नामर्द, जाहिल और गंवार बोल रही थी। सुरेश और मंजू बाहर बैठे सब सुन रहे थे। उनसे भी अब नहीं रहा गया, और मंजू ने कमरे में आकर सुमिधा को सुनाना शुरू कर दिया। मंजू, सुमिधा, तू तो जाहिल से भी बड़ी जाहिल है। शर्म ना आ रही तुझे? अपने पति को क्या क्या बोल रही हूँ? कोई सुना तो क्या कहेगा? सुमिधा को उसके मध्य मंजू का बोलना अच्छा नहीं लगा, और वो गुस्से में भी तो उसने मंजू को कड़क अंदाज में कहा, तुम्हारे पूरे परिवार का पता है मुझे। ज़्यादा संस्कारी की बात मत करो। जानती हूँ क्या क्या नहीं किया तुमने उस राशि के साथ। तुम गंवारों लोगों के लिए वो ही सही थी। इस पर सुरेश बीच में बोल पड़ा, राजन, अपने घरवाली को समझा। ये इज्जतदार घर है, यहाँ पर इस अच्छी तरह से ही रहे। सुमिधा अब सुरेश पर बिखर पड़ी। क्या बकवास कर रहे हो क्या आप लोग मेरे पापा के सामने? आप जैसे लोग मेरे पापा के ऑफिस में घुस भी नहीं सकते। इतने में ही राजन ने एक और चांटा सुमिधा को मार दिया। इस पर सुमिधा पूरी तरह बिखर गई और राजन को एक जोरदार धक्का दिया, जिससे वो नीचे गिर गया। सुरेश ने आगे बढ़कर सुमिधा को एक जोरदार धक्का दिया और पीछे को कर दिया। अब सुमिधा चिल्लाते हुए घर से निकली। तुम जंगली लोगों की इतनी हिम्मत कि मुझे मारोगे? मैं अनपढ़ राशि नहीं हूँ। अभी पापा को फ़ोन करती और देखो क्या हाल होगा तुम्हारा। जानते भी हो मेरे पापा आईएएस हैं और मेरा भाई भी आईएएस। अब सुरेश को थोड़ा होश आया। उसे एहसास हुआ कि वाकई में ये राशि नहीं है और ना ही उसका परिवार राशि के परिवार जैसा है। वह सुमिधा के पीछे गया और उसे गिड़गिड़ाने लगा, बेटी तू हमारे घर की मालकिन है, तू समझ नहीं रही? तेरे साथ की ज़रूरत है राजन को। हमारा क्या, हम तो कुछ दिन के हैं, फिर तुम दोनों ही तो हो सब। सुमिधा ने चिल्लाकर कहा, है क्या तुम्हारे पास? जितना है उतना तो मेरे परिवार का एक साल में खर्चा कर देगा। ये घर जो राशि के घर वालों के पैसे से बना है, ये सामान जो मेरे और राशि के पैसों से खरीदा गया है। क्या हो तुम लोग? इतने में मंजू फिर आई और गुस्से में बोली, तेरे बित्तर दिख रहे तेरे संस्कार तो। मंजू
मौके की नज़ाकत को नहीं समझ रही थी, लेकिन सुरेश समझ चुका था। उसने मंजू को चुप करने के लिए मंजू को पीठ पर एक जोरदार थप्पड़ मारा, उसे धक्के देकर उसके कमरे में धकेल दिया और मंजू को डांटते हुए बोला, अंदर मर बदतमीज औरत, तुझे पता है क्या बहू बिटिया से कैसे बात की जात। सुरेश को मंजू को यूं मारते देख सुमिता को और भी ज़्यादा बुरा लगा। उसने अपने माथे पर हाथ मारते हुए कहा, तुम सब जंगली हो, जंगली। सुमिता ऊपर छत पर चली गई और फ़ोन पर अपने पिता से बात करने लगी। राजन दुनिया से बेखबर अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके लेट गया। दरअसल में अब राजन को बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं रह गया था। वो एक बेहद ही असामान्य मानसिक स्थिति में जी रहा था। सुरेश अब घबराया हुआ था। सुमिता ने अपने पिता को फ़ोन लगाया और रोते हुए सारा विषय बता दिया। उधर से सुमिता के पिता ने बेहद ही शांत भाव से कहा, बेटा, समझाया था तुम्हें कि तुम गलती कर रही हो। इतने अच्छे प्रपोजल को ठुकरा कर तुम इसकी दूसरी पत्नी बनी। ऑस्ट्रेलिया से इतना अच्छा जॉब ऑफर था कि जिसे तुमने ठुकरा दिया। अब तो तुमने ना हमारी सुनी और ना अपने भाई की। पूरी फैमिली में कोई भी नहीं था जो तुम्हारे डिसीजन को सही बताए, लेकिन तुमने अपनी जिद पूरी की। सुमिता ने रोते हुए कहा, पापा, राजन गलत नहीं है। इतना सुनते ही सुमिता के पिता ने कड़क आवाज़ में कहा, चुप रहो तुम, वो भी उस परिवार का ही हिस्सा है। लालची है ये सब लोग। पहली शादी भी दहेज के लालच में की थी, फिर इस राजन ने ही बेवकूफ़ बनाया। सुमिता अब कुछ कह पाने की स्थिति में नहीं थी। सुमिता के पिता ने प्यार भरे अंदाज में कहा, सुनो सुमिता, अब जो होगा मेरे हिसाब से होगा। भेज रहा हूँ ड्राइवर को, चुपचाप यहाँ आ जाओ। सुमिता ने सहमति जता दी। सुरेश पर सुमिता के पिता का फ़ोन आया। सुरेश के चेहरे पर पसीना आ गया। वैसे भी सुरेश सुमिता के परिवार वालों से घबराता था, क्योंकि सुमिता का पिता और भाई दोनों बड़े अधिकारी थे। सुरेश ने फ़ोन उठाते ही चापलूसी वाले अंदाज में कहा, नमस्कार सर। को सुमिता के पिता ने अभिवादन का कोई जवाब ना देते हुए सीधे कहा, वो मेरा ड्राइवर आ रहा है सुमिता को लेने, उसकी पैकिंग करवा दो। सुरेश ने गिड़गिड़ाते वाले अंदाज में कहा, अजी वो बच्ची के बीच की थोड़ी सी गलतफहमी हो गई थी, मैं सब संभाल लूँगा। सुमिता के पिता ने अब कड़क अंदाज में कहा, मैं पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ। सुरेश अब निरुत्तर था, फिर भी बोला, अजी वो ऐसे झगड़ों में घर जाना ठीक नहीं होगा। 2-4 दिन में राजन खुद छोड़ आएगा। सुमिता के पिता ने कहा, 2-4 दिन सुमिता यहाँ रह लेगी और उसका मन ठीक हो जाएगा, फिर ले जाना। इतना कहकर सुमिता के पिता ने फ़ोन काट दिया। सुरेश भी चुप हो गया। कुछ ही देर में ड्राइवर आ गया। मेरठ से यहाँ आने में वैसे भी आधा घंटे से ज़्यादा नहीं लगता था। सुमिता ने अपना कुछ सामान पैक कर लिया और वो सामान लेकर चली गई। राजन अपनी ही धुन में अपने कमरे में लेटा हुआ था और अपने अतीत की यादों में खोया हुआ था। राशि के साथ राजन रोज झगड़ा और मारपीट करता था। अब तो मंजू और सुरेश भी उस पर हाथ उठा देते। बात बढ़ने पर एक दिन राशि के घर वाले आए और मोहल्ले के लोगों को बैठकर बात बिताई। अब सुरेश का षड्यंत्र काम कर गया था। मोहल्ले के कुछ लोगों ने भी कहा कि राशि ही झगड़ा करती है। राशि पर खुलकर झूठे आरोप लगाए गए। उसके चरित्र पर भी लांछन लगाया गया। सुरेश ने खुलकर कहा, अब कोई सुलह ना बचा जी। अब तो एक ही रास्ता है कि इन दोनों का तलाक हो, दोनों अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाए। लेकिन सुरेश की इस बात का विरोध सभी ने किया और राशि के माँ बाप ने राशि की सारी समस्याएं थे। यह सब सुनकर राशि के परिवार वालों भी निरुत्तर थे। राशि के पिता ने राशि को कड़े लहजे में कहा, सुन, तू डोली में विदा होकर आई है तो याद रख, यहाँ से विदाई अर्थी पर ही होगी। क्यों अपने कुनबे का नाम उछाल रही है। राशि ने रोते हुए कहा, झूठ बोल रहे हैं ये सब। इस पर मंजू बोल पड़ी, देख लो जी, यूँ तो तुम सबके सामने जुबान लड़ा रही हैं, तो सोचो बाद में क्या हाल करती होगी। राशि के पिता ने राशि को डांटते हुए कहा, सुन मेरी बात, अब तेरी शिकायत झूठ को भी ना सुन लूँ, याद रखिए तू। राशि अब एकदम शांत हो गई और जब वो लोग चले गए तो राशि ने बेहद ही शांत भाव से कहा, पिताजी, अब आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। राशि के घर वाले बेफिक्र होकर घर चले गए। राशि घर वालों के मामले को पुलिस या कोर्ट तक नहीं ले जाना चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी कि यहाँ का मामला तो गया, तलाक निश्चित है और वो लोग इस स्थिति के लिए तैयार नहीं थे। अतः राशि के
परिवार वालों को बस एक ही प्रयास था, सामाजिक दबाव से इस रिश्ते में आ चुकी दरारों को भरा जाए। सुमिधा को अपने घर गए हुए 2 दिन हो गए थे। सुमिधा की माँ, उसके पिता और उसके भाई ने उसे विभिन्न तरीकों से बस यही समझाया कि उसने राजन से शादी करके बहुत बड़ी गलती की है। सुमिधा के पिता ने सुमिधा को गंभीरता से बताया था। सुमिधा, मेरी वहाँ के थाना इंचार्ज से बात हुई। वो बता रहा था कि शायद राजन और उसके परिवार ने राशि का मर्डर किया है, लेकिन राशि के परिवार की चुप्पी की वजह से इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से मिलकर मामले को आत्महत्या बना दिया गया। सुमिधा ने आश्चर्यचकित होकर कहा, लेकिन पापा, मैंने तो वीडियो भी देखी है जिनमें राशि सुसाइड कन्फेस कर रही थी। सुमिधा के पापा ने सुमिधा के सर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, सिस्टम को मेरे ज़्यादा तुम नहीं समझ सकती। यहाँ कुछ भी हो सकता है। कुछ भी मतलब? कुछ भी। सुमिधा के पिता ने एक दिन उस महिला मनोचिकित्सक को अपने घर बुलाया और उससे भी सुमिधा से बात की। मनोचिकित्सक, बेटा, सॉरी बट राजन की सिचुएशन बेहद ही क्रिटिकल है। सुमिधा, आखिर उसकी प्रॉब्लम क्या है? मनोचिकित्सक, बेटा, उस दिन सुमिधा, आखिर उसकी प्रॉब्लम क्या है? मनोचिकित्सक, बेटा, उस दिन मुझे बस 30 मिनट का समय ही मिला। उतने में ही कुछ बातों में डायग्नोसिस कर पाई, एंड आई एम टोटली श्योर अबाउट दीज थिंग्स। सुमिधा की आंखों में उसकी उत्सुकता साफ दिख रही थी। उसने पूछा, क्या बात है? चिकित्सक, बेटा, पहली बात, राजन इज द ग्रेटी पर्सन और तुमसे शादी करने के पीछे उसकी कोई बड़ी महत्वाकांक्षा थी। सुमिधा, तो अब तो मुझसे शादी हो ही गई ना, फिर वो पागल क्यों है? मनोचिकित्सक, सुमिधा, कोई ऐसा पाप है जो उसने किया है और अब वो उसके अपराध बोध में जी रहा है। शायद उसकी पहली पत्नी की आत्महत्या का जिम्मेदार वो खुद को मानता है। और सुमिधा, तुम तो अब उसके दिमाग में या उसकी ज़िंदगी में कहीं हो ही नहीं। वो बस अपने उस अपराध बोझ से गिरा हुआ पूरी तरह है। उसे अपनी पहली पत्नी दिखाई देती है तो साफ है कि वो अपनी पहली पत्नी का अपराधी मानता है खुद को। वो अपराध बोध से पूरी तरह से घिरा हुआ है। सुमिधा को यह बात सुनकर अपने पिता की वो बात याद आ गई कि शायद राजन के परिवार ने राशि की हत्या की है। सुमिधा के मस्तिष्क में ख्याल आया कि हो ना हो राजन ने राशि की हत्या की है। सुमिधा का हृदय इस पीड़ा को और धोखे से करारा उठा। सुमिधा के परिवार के द्वारा लगाए सुमिधा को समझाया जा रहा था। सुमिधा राजन को फ़ोन करने का प्रयास कर रही थी तो वो फ़ोन नहीं उठा रहा था। धीरे धीरे सुमिधा ने राजन के परिवार और राजन के प्रति घृणा और राशि के प्रति एक सहानुभूति पैदा होने लगी थी। सुमिधा एक हद तक खुद को राशि की अपराधी मानकर चल रही थी, क्योंकि राजन के विवाह होने के बाद भी सुमिधा ने उससे संबंध बनाए और कहीं ना कहीं राजन को राशि से दूर करने में सुमिधा की भी भूमिका रही थी। ऐसे ही लगभग 10 दिन बीत गए थे। इस दौरान सुमिधा ने राजन को देखे जाने की इच्छा प्रकट की तो उसके परिवार ने रोक दिया और अब सुमिधा के भीतर ही राजन से मिलने की इच्छा नहीं हो रही थी। सुमिधा अपनी नौकरी पर भी नहीं जा रही थी। सुमिधा ने नौकरी से त्यागपत्र भी दे दिया था। सुमिधा ड्राइंग रूम में बैठकर एक पत्रिका पढ़ रही थी। तभी उसके पिता ने सुमिधा के एयर क्रेटेस और ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा उसके हाथ में लाकर दे दिया। सुमिधा, ये क्या है पापा? सुमिधा के पिता ने बेफिक्री से उत्तर दिया, ऑस्ट्रेलिया में एक बड़े बिजनेस ग्रुप में अच्छा प्रोफाइल है। कल ही ऑस्ट्रेलिया फ्लाइट है। वहाँ पर मेरे दोस्त का बेटा जो खुद एक बड़े ग्रेड में सीईओ है, वो तुम्हें पूरा सपोर्ट करेगा। सुमिधा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे सुमिधा की माँ आई और आंखों में आंसू बहते हुए बोली, देख सुमिधा, अब जो हम कह रहे हैं, अगर अभी तू उन भिखारियों के घर गई तो हमसे तेरा कोई संबंध नहीं रहेगा। तू खुद देख चुकी है इन सबको। सुमिधा के दिमाग में वो मंजर घूम रहा था, कैसे राजन ने उसको मारा और राजन के पिता ने भी हाथ उठाया। फिर उसको एहसास सहसा की ख्याल आया कि यदि परिवार से नाता तोड़कर वहाँ गई भी तो क्या है वहाँ, लालची सास ससुर और एक पागल पति जो उसे कभी भी पीटेगा। फिर सुमिधा को सहसा फांसी के फंदे पर लटका हुआ मृत शरीर दिखाई दिया, जैसे कभी राशि फांसी पर झूल गई थी। सुमिधा अब अपने परिवार के सामने समर्पण कर चुकी थी। सुमिधा ने बस एक ही सवाल अपने पिता से किया, पापा,
राजन की और मेरी शादी हुई है। संविदा के पिता ने सुमिधा के कंधे पर हाथ रखकर कहा, वो मैं देख लूँगा, तुम बस अपनी पैकिंग करो और वहाँ जाकर यहाँ का सब कुछ भूलकर अपने करियर पर ध्यान लगाओ। बस। संविदा चुपचाप अपने कमरे में चली गई और अपने तैयारी में लग गई। संविदा अपने घर गई, लेकिन राजन पर कोई फर्क ही नहीं पड़ा था। वो अपने कमरे में ही रहने लगा था। अगले दिन भी कमरे में ही बंद था। राजन कमरे में बैठा अपने अतीत की यादों में चला गया। जब राशि के घर वाले भी राशि को ही गलत ठहरा कर चले गए थे, तो पहली बार जीवन में राशि ने अकेलापन महसूस किया। राशि के लिए 1 वर्ष पहले तक जीवन बेहद ही खूबसूरत था। जब उसकी शादी हुई थी, तब वो एक इज्जतदार परिवार की बेटी थी और पढ़े लिखे लड़के से ब्याह कर इस घर में आई थी। लेकिन इतनी जल्दी जीवन सच्चाई इसके लिए बदल गई थी। राशि पर उनके परिवार के सामने पता नहीं क्या क्या आरोप लगाए गए। उसे चरित्रहीन तक कहा गया। वो मानसिक रूप से अब बिल्कुल टूट गई थी। सुरेश यही चाहता था कि राशि मानसिक रूप से टूट गई जाए, लेकिन राशि को अपने परिवार वाले वापस नहीं ले गए, तो इससे राजन और सुरेश को झटका लगा। राजन ने राशि से किसी भी तरह का संवाद करना पूरी तरह से तो बंद कर दिया था। अब राशि उस घर में थी तो, लेकिन जैसे वो किसी को दिखाई ही नहीं देती थी। उसे कोई खाने को भी नहीं पूछता था। रसोई में जाकर अब वो मानसिक रूप से अब बिल्कुल टूट गई थी। सुरेश यही चाहता था कि राशि मानसिक रूप से टूट जाए, लेकिन राशि को उसके परिवार वाले वापस नहीं ले गए, तो इससे राजन और सुरेश को झटका लगा। राजन ने राशि से किसी भी तरह का संवाद करना अब पूरी तरह से बंद कर दिया था। अब राशि उस घर में थी तो, लेकिन जैसे वो किसी को दिखाई ही नहीं देती थी। उसे कोई खाने को भी नहीं पूछता था। रसोई में वो जाकर जो मिलता बनाकर खा लेती। उस समय भी राजन की माँ कुछ ना कुछ ताने देती रहती। राजन अब राशि के सामने ही सुमिधा से खुलकर फ़ोन पर प्यार भरी बातें करने लगा था। राशि को अब खुद अपने अस्तित्व से घृणा हो रही थी। राजन सुबह ऑफिस जाने के लिए तैयारी कर रहा था, तभी राशि आई और बोली, सुनिए, आप मुझसे कितनी भी नफरत कर लीजिए, लेकिन पता नहीं क्यों मैं आपसे प्यार करना नहीं छोड़ सकती। राजन ने राशि की तरफ देखे बिना उससे कहा, प्यार? कैसा प्यार? या प्यार करती होती तो मुझे खुश रहने देती, छोड़कर चली जाती मुझे। राशि की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, आपकी खुशी के लिए मैं अपना कुछ भी कुर्बान कर दूंगी। राजन कमरे से बाहर निकल गया। पता नहीं उसने ये सुना भी या नहीं। राजन ऑफिस में था, तभी उस पर सुरेश का फोन आया। सुरेश घबराया हुआ था। राजन, तू घर आ जा। सुरेश घबराया हुआ था। राजन, तू घर ना आइयो अभी। राजन ने कहा, क्या हुआ सुरेश? वो जिसका डर था बेटे, राशि ने आत्महत्या कर ली। तू अभी ऑफिस में ही रही हो। इतना कहकर सुरेश ने फ़ोन काट दिया। तभी राजन की दृष्टि मोबाइल के नोटिफिकेशन पर गई, जिसे वो अनदेखा कर रहा था। राशि ने उसे व्हाट्सएप पर मैसेज किया हुआ था। राजन राशि के मैसेज को देखते ही नहीं था। राजन ने तुरंत व्हाट्सएप खोला तो उसने राशि ने वीडियो भेज रखा था। वीडियो में राशि ने नेत्रों से कहा, आज मैं आपकी हर मुसीबत को दूर कर दूंगी। अब मुझे भी खुद से घृणा हो रही है। मेरी ज़िंदगी सबके लिए मुसीबत है। कोई भी तो ऐसा नहीं है जिसकी खुशी का कारण मैं बन सकूं। सब परेशान हैं। देखिए ना, मेरे घर वाले भी मुझसे परेशान हैं। राशि ने फिर एक रुमाल से पूरे आंसू पोंछे और फिर एक करुण मुस्कान चेहरे पर लाकर बोली, आपने मुझसे आज भी प्यार है। आज जब इस दुनिया को छोड़कर जाने का फैसला लिया है, तब भी मुझे दुख है। तो अब आपसे दूर होने का नहीं, पता नहीं मर कर भी आपको बुला पाऊंगी या नहीं। और हाँ, आप घबराइएगा नहीं, ये वीडियो दिखा देना पुलिस को, फिर आपको बुला पाएंगे या नहीं। राशि चेहरे पर अपने बाहों को छिपाते हुए एक गंभीरता चेहरे पर लाते हुए बोली, देखिए, मेरे पति बहुत अच्छे हैं। इनसे मुझे किसी तरह की कोई शिकायत नहीं है। मुझे किसी से भी कोई शिकायत नहीं है। मैं खुद अपनी ज़िंदगी से परेशान होकर अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर रही हूँ। यदि मेरा परिवार भी आकर
इसके लिए मेरे पति और मेरे ससुराल पर कोई केस करना चाहे तो उसकी बात ना मानी जाए। यहाँ वीडियो खत्म हो गया। राजन की आंखों से एक बूंद बाहर से निकली, लेकिन फिर उसकी आंखों के सामने सुमिता का चेहरा आया और उसने पे अपनी आंखें पोंछ लिया। लेकिन राजन समझ नहीं पा रहा था कि वो खुश है या दुखी। राशि ने उस स्टोर नुमा कमरे में ही फांसी लगाकर आत्महत्या की थी, जिसका ताला तांत्रिक ने लगवाया था। राशि ने अपने पिता को भी एक वीडियो भेजी थी जिसमें उसने कोई भी केस ना करने को कहा था। राशि के परिवार वालों ने हंगामा भी किया, लेकिन राशि के ही मोबाइल से दोनों वीडियो मिल गए थे, तो सुरेश के लिए आसानी हो गई थी मामले को दबाने में। राशि के पिता को अपने वो शब्द कचोट कर रहे थे। उसने आखिरी बार राशि को बोले थे, इस मामले में राजन या राजन के परिवार का कुछ नहीं बिगड़ा। और फिर राशि के परिवार वाले भी चुप बैठ गए थे। उसके कुछ समय बाद ही सुमिता और राजन ने शादी कर ली। सुरेश ने कई बार सुमिता के फ़ोन पर उससे संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन वो नंबर लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। इधर राजन की हालत बिगड़ती जा रही थी। उसने अपने ऑफिस जाना छोड़ दिया था। वो अब अपने कमरे में ही रहता था और अपने आप से ही बातें करता था। राजन के ऑफिस से भी जब कुछ लोग मिलने आए तो राजन उनसे नहीं मिला। राजन का खाना यदि उसके कमरे में पहुंचा दिया जाता तो वो ले लेता अपने आप से, तो वो कुछ बोलता ही नहीं था। कई बार तो वो खाने के लिए भी दरवाज़ा नहीं खोलता था। इस तरह लगभग 1 महीना बीत गया। सुरेश परेशान होकर सुमिता के घर गया और वहाँ उसे कोई नहीं मिला। वो वापस आ गया। अगले दिन सुरेश सुबह जल्दी से निकल गया और सुबह के 8 बजे ही नहीं थे कि वो सुमिता के घर पहुंच चुका था। चौकीदार ने उसे अंदर नहीं घुसने दिया। ये सुरेश को बहुत खराब लगा और माथा भी ठनक गया। सुमिता का पिता बाहर आया और बहुत ही रोंदे आवाज में बोला, क्या हुआ, क्यों आए हो यहाँ? सुरेश ने चेहरे पर जबरदस्ती एक मुस्कान लाते हुए कहा, समधी जी, वो बहू से बात करनी नहीं हो पा रही थी। सुमिता के पिता ने चेहरे पर कड़ी बेरुखी लाते हुए कहा, कौन समधी जी, कौन हो बहू? अपनी औकात में रहो और फिर कभी इधर दिखे तो मैं क्या कर सकता हूँ ये तुम्हें बताने या दिखाने की जरूरत नहीं है। रुको 2 मिनट। फिर सुमिता का पिता घर के भीतर गया और कुछ कागज़ लेकर आया। उन्हें सुरेश की तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये वो गलती मेरी बेटी से हो गई जिसके कारण तुम्हारी हिम्मत उसे बहू कहकर बुलाने की हो गई। उसे ही ठीक करना पड़ेगा। ये हैं तलाक के पेपर्स, इन पर राजन के सिग्नेचर करवाकर बता देना मेरा कोई भी आदमी लेकर इन्हें ले जाएगा। सुरेश के लिए ये अनुभव बहुत ही बुरा था। वो अपमानित महसूस कर रहा था, लेकिन कुछ कह भी नहीं सकता था। सुरेश ने बस इतना ही कहा, सुमिता से बात करवाओ जी एक बार, और वो लेकर जाए ना राजन के पास। आप कौन, मैं कौन, कि इन दोनों की ज़िंदगी का फैसला लेने वाले? सुमिता के पिता ने कुटिल मुस्कुराहट लाते हुए कहा, ठीक है, कोई नहीं। सुमिता अपनी ज़िंदगी का फैसला ले चुकी है। वो इंडिया के बाहर हैं पिछले 10 दिन से। बाकी अगर तुम ऐसे नहीं माने तो और भी बहुत से तरीके हैं। याद रखना, अगर तुम्हारी वजह से मेरी बेटी को ज़रा भी परेशानी होती है तो तुम ही नहीं, वो तुम्हारी सरकारी नौकरी वाला दामाद, क्या है वो, रोडवेज में क्लर्क ना, ऐसे क्लर्कों की नौकरी लगाना, छीन लेना मेरे लिए मिनटों का खेल है, और हो सकता है कि इससे भी बुरा कुछ हो जाए। सुरेश पेपर लेकर चुपचाप घर वापस आ गया। वो जानता था कि एक आईएएस क्या नहीं कर सकता। सुरेश घर आया। राजन अपने कमरे में ही था। सुरेश ने राजन को आवाज़ लगाकर कहा, बेटा राजन, दरवाज़ा खोल, सुमिता के बारे में बात करनी है। राजन ने दरवाज़ा खोला तो सुरेश वो कागज़ राजन के हाथ पकड़ाकर बहवास सा बोलने लगा, बेटा, वो सुमिता का बाप बोल रहा था कि सुमिता विदेश चली गई। अब देखिए ये कागज़ दिए हैं तलाक के। बेटा ऐसे कैसे होगी? एक बार सुमिता से तो बात कर। सुमिता ने बहवासी में और पता नहीं क्या कहा, लेकिन उसने ध्यान ही नहीं दिया कि राजन उन कागज़ों पर हस्ताक्षर कर रहा था। राजन ने वो कागज़ सुरेश को दे दिए और बोला, इन्हें सुमिता के पापा को दे देना। और सुरेश को लगभग कमरे से धकेलकर बाहर करते हुए अपने कमरे का दरवाज़ा फिर से बंद कर लिया। राजन अपने उस कमरे की ज़िंदगी में खो ही चुका था। लोगों को लगता था कि वो खुद से बातें करता है,
लेकिन राजन राशि से बातें कर रहा होता था। उसके कमरे में बाकी लोगों को अब वो अकेला दिखता था, तो वही राजन उस कमरे में राशि के साथ होता था। राजन की नौकरी भी छूट गई थी। लोग अब उसे पागल मानते थे। घर का खर्चा चलाने के लिए सुरेश को एक बार फिर लकड़ी की टॉल पर मुनीम की नौकरी करनी पड़ रही थी। शुरू में सुरेश ने कुछ तांत्रिकों और चिकित्सकों को राजन को दिखाया भी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। सुरेश को मुनीम की नौकरी से बस इतने ही पैसे बचते थे कि घर में दाने पानी का काम चल रहा। राजन की इस हालत को पहले सुरेश ने स्वीकार कर लिया था। अब उसके दिमाग कोई ऐसी कुटिल चाल नहीं थी जो इन हालात को सुधार सके। सुमिता जहाँ राजन को छोड़कर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई थी, तो राशि मौत के बाद भी इस दुनिया में राजन के साथ ही थी। राशि और राजन के बंधन को मौत भी नहीं तोड़ पाई। तो दोस्तों, ये थी एक प्यार भरी कहानी। आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।